नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग विश्व का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं और विश्व के भूगोल से यदा कदा या यूँ कहें कि 2-3 प्रश्न, अगर टोटल 5 प्रश्न ज्योग्राफी में आ रहे हैं तो जिसमें से 2 प्रश्न तो कम से कम विश्व के भूगोल से होंगे ही। तो हम विश्व का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है महासागरीय जलधाराएँ, ओशनिक करंट्स। ठीक, अब देखिए, जब हम महासागरीय जलधाराएँ पढ़ते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, एटलस उठाए, रट्टा मार लिए, ठीक, और वहाँ गए, भूल गए। क्यों? क्योंकि ये इन जलधाराओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो कभी ये पूछ लेता है किस महासागर की जलधारा है, पहला पॉइंट, और दूसरा ये पूछ लेता है कि यह गर्म है कि ठंडी, और वहाँ सर खुजाते रह जाते हैं, यार ये गर्म पड़ी थी कि ठंडी पड़ी थी। फिर राम का नाम लेके जय बजरंगबली कह के और टिक मार के निकल लेते हैं। सही हुआ तो ठीक, और मोस्टली वो गलत ही होता है। ठीक, तो और कभी कभी ये मिक्स करके पूछ लेता है कि भाई किस महासागर की है और किस टाइप की है, यानी गर्म है कि ठंडी। तो आज हम ना केवल महासागरीय जलधाराएं पढ़ेंगे, मैं ये कहूँगा इसकी जगह कि हम आज महासागरीय जलधाराएं चलाना सीखेंगे कि कैसे एटलस पर हमें महासागरीय जलधाराएं चलती हुई दिखाई पड़ती और ये क्यों चलती हैं, महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी दिशा कैसे होती है और यह पैदा ही क्यों होती, इन सब के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आज हमारा जो पहला टॉपिक है या चैप्टर जो शुरू होने जा रहा है, ठीक, महासागरीय विज्ञान जो शुरू होने जा रहा है, उसका जो पहला टॉपिक होगा, जिसे हम इंग्लिश में ओशनोलॉजी कहते हैं, ठीक, तो ओशनोलॉजी या सागरीय विज्ञान जो है, ठीक, वो शुरू होने जा रहा है, जिसका पहला टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। और मैं कहूँगा कि आज हम महासागरीय जलधाराएं सीखेंगे, ना केवल पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भैया, तो पहला पॉइंट तो यही है कि भैया जलधारा होती क्या है। ठीक, धारा का मतलब होता है बहाव। ठीक, यदि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह बह रही है, वो किसी भी फॉर्म में हो, तो उसे हम धारा कहते हैं। ठीक, जैसे बिजली की तारों में जो करंट बहती है, करंट, ठीक, हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत धारा। हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युत धारा है। उसी प्रकार जब पानी बह रहा होगा तो उसे हम कहेंगे ये जलधारा है। जैसे नदी भी क्या है, एक जलधारा है। ठीक, उसी प्रकार से समुद्रों में, महासागरों में एक निश्चित दिशा में बड़ी जलराशि का नदी के समान बहाव ही जलधारा कहलाता है। ठीक, इसमें परिभाषा में जाने की जरूरत नहीं कि कोई आपसे परिभाषा पूछेगा, एग्जाम में परिभाषा पूछेगा कि जलधारा, निम्नलिखित में से जलधारा की परिभाषा क्या है, ये कभी नहीं आने वाला। इसलिए इन परिभाषाओं को मैंने पहले से लिख रखा है, क्योंकि लिखने में भैया टाइम लगता है। टाइम मतलब मैं बोलूँ और फिर एक एक शब्द लिखता जाऊँ और फिर वीडियो लंबा होता जाएगा। हम यहाँ कोई एकदम लाइव क्लास तो ले नहीं रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपका टाइम क्यों वेस्ट करना। चलिए शुरू करते, क्योंकि आप लोगों के हाथ में तो बटन है ना, नेक्स्ट करते गए मतलब काट के देखते गए, तो काट के ही समझ लीजिए चल रहे हैं। तो देखिए मैंने परिभाषा क्या लिखी है भैया, महासागरों के विशाल जल का समुद्र सतह यानी सी लेवल। ठीक, सी लेवल, पानी जहाँ तक भरा हुआ है, जैसे कि ये सी लेवल है भैया, ये समुद्र का सी लेवल यानी समुद्री लेवल, समुद्री पानी का लेवल है। ठीक, जो ये ऊपरी पॉइंट बनाया मैंने, ये है सी लेवल। सी लेवल में अंतर के कारण एक निश्चित दिशा में नदियों के समान प्रवाहित होना ही महासागरीय जलधारा कहलाता है। यानी कि मान लेते यहाँ पर पानी थोड़ा ऊपर हो गया भैया, यहाँ पर पानी चढ़ गया है ऊपर की तरफ। ठीक, तो क्या होगा, पानी जब इधर ज़्यादा ऊंचाई पर होगा तो जिधर निचला स्तर है जलधारा में, जलधारा कह रहा, सी लेवल जहाँ पर कम है, यानी कि समुद्र जल स्तर जहाँ पर कम है, इधर से इधर का पानी बहेगा कि नहीं बहेगा। ठीक, जब इधर से इधर पानी किधर बह रहा है, इधर से इधर का पानी बह रहा है, तो इसी को हम कहते हैं जलधारा। और जब बड़ी विशाल मात्रा में पानी बहता है, नदियों के समान का मतलब है कि बड़ी विशाल मात्रा में पानी एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक, उसे जलधारा कहेंगे। अब देखिए भैया, पानी यहाँ से यहाँ गया, अब बताइए समुद्र में या किसी भी जगह पर, ठीक, पानी जब गर्म होता है सूर्य की किरण से, जैसे आप भगोने में ले जाके छत पे पानी रख दीजिए,
तो ऊपरी सतह जल्दी गर्म होगी कि नहीं होगी? ठीक, तो यहां पर ऊपरी सतह का पानी जो गर्म हुआ है वो यहां से निकल जाता है। ऐसी कंडीशन में समुद्रों का पानी नीचे से ऊपर की तरफ फिर से प्रवाहित होता है, यानी यहां पर जो नीचे ठंडा पानी है वो ऊपर आ जाता है। इस क्रिया को भूगोल की भाषा में कहते हैं भैया अपवेलिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपवेलिंग से क्या हो रहा है? ठंडा पानी, यहां पर नीचे क्या है? ठंडा जल। ठीक, ठंडा जल नीचे से ऊपर की तरफ आता है। वहीं ये गर्म पानी अगर यहाँ इकट्ठा हो जाए आकर तो क्या होगा? यहाँ दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ का पानी नीचे जाता है, यानी ये क्या है? गर्म पानी। ठीक, तो और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं समुद्रों में? डाउनवेलिंग। देखिए कितना, एक ही शब्द लिखने में इतना टाइम लग रहा है, इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूं। चलिए ठीक है, यानी समुद्र में जल धाराओं के प्रवाह के कारण अपवेलिंग एवं डाउनवेलिंग की घटना होती है। परिणामतः समुद्रों में जल राशियों या जल धाराओं के माध्यम से ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यानी देखिए, गर्म पानी इधर आ गया, ठंडा पानी ऊपर आ गया, गर्म पानी फिर यहाँ नीचे चला जाएगा, ये फिर ठंडा होगा, फिर ऊपर आएगा। इस प्रकार से एक चक्रीय प्रवाह बनता जाएगा। इसे ही ऊर्जा स्थानांतरण कहते हैं। ठीक, तो प्रश्न कैसे बन सकता है कि जल धाराओं के माध्यम से ऊर्जा, महासागरों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो आप क्या कहेंगे? सही जवाब भैया। ये पीसीएस वाले ध्यान दें, ऐसे प्रश्न आपसे वन लाइन मतलब कि विकल्पों में पूछे जा सकते हैं, आईएएस में भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आईएएस की, पीसीएस की, वनडे एग्जाम्स की, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जो कि मैं यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग खोल के रख दूंगा, थोड़ा आंखें खोल के बैठिएगा बस। चलिए आगे देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि जलधारा समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ कि महासागरों में समुद्र जल स्तर के अंतर के कारण, दो स्थानों के मध्य समुद्र जल स्तर में अंतर के कारण एक विशाल जलराशि का निश्चित दिशा में प्रवाह ही जलधारा कहलाता है। जलधाराओं के कारण महासागरों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तथा अपवेलिंग एवं डाउनवेलिंग की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, अपवेलिंग के माध्यम से जहां महासागरों के नितल का पानी जो कि ठंडा है वह समुद्री स्तर यानी ऊपर की तरफ आता है, वहीं डाउनवेलिंग की प्रक्रिया में गर्म पानी नीचे की तरफ जाता है। इतना समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ टर्म हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, जैसे सर्फ क्या है भैया? सर्फ क्या है? ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट को हिंदी में कहते हैं भैया, लिखना भूल गया मैं, प्रवाह या ड्रिफ्ट। ठीक, और बेलांचली क्या होती है? ये दो तीन टर्मिनोलॉजी है जिसको जानना है, मतलब एग्जाम में हो सकता है कि ना भी पूछे क्योंकि हल्के चीजें हैं। चलिए देखते हैं। सर्फ क्या है? जब महासागरीय तरंगों की ऊंचाई, यानी भैया इस तरीके से समझ लेते हैं कि एक तरंग उठी, ऐसे, तरंग का मतलब लहर समझ लीजिए, तरंग है। ठीक, तरंग क्यों चलती है? क्योंकि ऊर्जा है। ठीक, एक लहर उठी और अब चलिए आगे पढ़ते हैं। महासागरीय तरंगों की ऊंचाई जब अधिक हो जाती है, यानी कि मान लेते हैं ये पानी था और यहाँ से तरंग उठी इस तरीके से, ठीक, तो अधिक हो जाता है, तब तरंग के आगे का भाग टूटकर गतिशील होने लगता है। इसे ही सर्फ कहते हैं भैया। तरंग कितना का, हवा में थोड़े ना उड़ जाएगी, अंतरिक्ष में थोड़े ना चली जाएगी, तो ये क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में यहाँ का भाग टूट के इस तरीके से आगे प्रवाहित होगा। ठीक, इससे ही ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा, यानी ये पानी ऊपर रहेगा और ये पानी नीचे की तरफ ऐसे भागता जाएगा आगे की तरफ। ठीक, तो ये जो आपको यू आकार का या यूँ कहें कि यहाँ पर जो घाटी नुमा संरचना दिख रही है, इसे ही क्या कहते हैं? ये क्या कहलाता है? सर्फ। ठीक, इसे ही सर्फ कहते हैं। ठीक, अब देखिए, जिनको ना समझ में आ रहा हो, सर्फिंग जानते हैं ना? बॉलीवुड हॉलीवुड की जो फिल्में देखते हैं, गोवा में कुछ लोग करते हैं, तो उसे ही जब समुद्र जल स्तर में, वो क्या, एक बोट होती है, पतली सी बोट, क्या, एक तख्ती होती, ठीक, उसको लेकर और समुद्र में चलते रहते हैं बढ़िया, उस पर खड़े होकर। कुछ लोग, जिनको समझ में ना आ रहा हो, ये फोटो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। सर्फिंग यही चीज़ है। ठीक,
समझ गए होंगे आशा करता हूं। तो सर्फ क्या है कि जब जल होता क्या है, लगातार धीरे धीरे बोलने पर लाइनें टूटने लगती, क्योंकि कोई मशीन तो हो नहीं ना, तो मैंने पहले भी बताया यहाँ कोई प्रॉम्प्टर लगा है मेरे सामने कि मैं उसे देख देख के पढ़ता जाऊँ, जैसा कि ऑनलाइन क्लासेज में होता है अक्सर क्या जो लोग भी डिजिटल बोर्ड लगाकर पढ़ा रहे हैं वो सब यही करते हैं। चलिए देखिए सर्फ क्या है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ भैया कि कोई जाके कहे यार ऐसा कैसे, ठीक। चलिए देखिए सर्फ क्या है कि जब महासागरीय जलधाराओं की ऊंचाई अधिक हो जाती है, या यूँ कहें लहरों की ऊंचाई अधिक हो जाती है, परिणामतः लहरों के आगे का भाग गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में टूटकर तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है, इसे ही सर्फ कहते हैं। अब चलते हैं ड्रिफ्ट या प्रवाह किसे कहते हैं, ठीक। समझ गए होंगे, फोटो देख लिए समझ गए होंगे। महासागरीय सतह का जल जब पवन प्रवाह के कारण पवन की दिशा में ही गतिशील हो जाता है तो इसे ड्रिफ्ट कहते हैं। अब भूगोल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा? पवन, जिसे आप इंग्लिश में विंड कहते हैं, और वायु, जिसे आप इंग्लिश में एयर कहते हैं। इसमें अंतर क्या है? चूंकि यहां पर शब्द आया भैया पवन प्रवाह, इसमें अंतर क्या है? बहुत से लोग सर खुजाएंगे कि यार ये तो पहली बार सुन रहे हैं, पवन और वायु अलग अलग चीज़ है। हिंदी साहित्य के स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो तो यही कहेगा कि नहीं एक है पर्यायवाची, लेकिन भूगोल में इनकी मीनिंग अलग हो जाती है। जो लोग पीसीएस का मेंस लिखना चाहते हैं वो गौर करें इस पर, क्योंकि आपने पीसीएस मेंस के क्वेश्चन में जो अगर फर्स्ट पेपर में जीएस फर्स्ट पेपर में अगर आप लिखने के दौरान भूगोल के क्वेश्चन को लिख रहे हैं और वहाँ पर पवन की जगह आपसे वायु लिख गया तो नंबर काट लेगा, ठीक। ये छोटी छोटी गलतियां हैं। चलिए आज मैं बताता हूँ पवन और वायु क्या है, ठीक। तो भैया जब भी हवा जो है क्षैतिज दिशा में चलेगी, चाहे इधर जाए और चाहे इधर आए, ठीक, तो इसे कहते हैं, एक मिनट तार, हाँ, तो इसे कहते हैं भैया पवन। जब भी वायु मैं कह रहा हूँ कि जब भी हवा बोल लेते हैं, ठीक, हवा एक कॉमन शब्द ले लेते हैं। जब भी हवा क्षैतिज दिशा में गतिशील होती है तो भूगोल में उसे पवन कहते हैं, और जब भी हवा ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी ऊपर जाए या हवा नीचे आए, जब भी हवा ऊपर या नीचे हो रही होगी तो भूगोल की भाषा में उसे वायु कहेंगे, एयर कहेंगे, ठीक। इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पर जो ड्रिफ्ट लिखा है ये क्या है? महासागरीय सतह का जल यानी ऊपरी पानी। जैसे कि आप जब भी चाय पीते हैं ना तो फूंक मारते हैं ना, तो उसमें क्या पैदा होती हैं? उसमें लहरें पैदा होती हैं, ठीक। जब भी चाय में भैया ये चाय रखी होती है, जैसे अब देखो मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, कप बनाना पड़ रहा है, ठीक। इसमें पानी है, पानी का ले लो या चाय, ठीक। तो जब भी आप फूंक मारते हैं तो इसमें बीच में ऐसे ऐसे बनता है कि नहीं, ठीक। या आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो पानी ऊपरी सतह पर डिस्टरबेंस पैदा होता है, परिणामतः इस तरीके की संरचना बनती जाती है कि नहीं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही हम लहर कहेंगे, या यूं कहें इसे आप करंट कह सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, बस और कुछ नहीं, ठीक। आप फूंक मार रहे हैं तो आपकी हवा में, आपके मुंह से निकली हुई वायु में क्या है? ऊर्जा है, जो सतह से टकराती और वहां पर लहरें पैदा कर रहा है, ठीक। तो ये है भैया पवन, ठीक। तो पवन जब भी चलती है यानी सतह पर, वही जैसे पवन चलने लग जाए ऐसी दिशा में सतह का जो पानी होगा उसी के सहारे आगे बढ़ने लग जाए, और जिधर का पवन चले यानी कि जैसे पश्चिम को चल रही पश्चिम दिशा में तो उसे क्या कहेंगे? पछुआ पवन प्रवाह, ठीक। तो उस और पूर्व दिशा में चल रहे तो उसे क्या कहेंगे? पूर्वी पवन प्रवाह, ठीक। तो इस प्रकार इसे क्या कहते हैं? प्रवाह या ड्रिफ्ट कहा जाता है। जब भी वायु की दिशा में, या यूँ कहें कि वायु बोल दिया मैंने खुद ही, पवन की दिशा में, पवन के प्रभाव में, पवन की दिशा में जब भी जल गति करने लगता है तो उसे क्या कहेंगे? प्रवाह कहेंगे, इंग्लिश में उसी को ड्रिफ्ट कहेंगे, ठीक। अब आगे आते हैं, बेलांचली क्या है भैया? तट के समानांतर प्रवाहित जलधाराओं को बेलांचली, इंग्लिश में लिटोरल कहते हैं। कभी भी लिटोरल को भी आप ऐसे लिख लीजिएगा, लिटोरल, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है बेलांचली ना दे, लिटोरल देवनागरी में लिख कर दे। देवनागरी मतलब क्या है? देवनागरी मतलब लिपि,
ठीक, तो देवनागरी लिपि में लिखकर दे सकता है लिटोरल। ठीक, इसलिए इसे भी याद रखेंगे कि बेलांचली क्या है, जब तट के समानांतर कोई भी तट के समानांतर कोई भी जलधारा प्रवाहित होगी तो उसे बेलांचली कहेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे ये दक्षिणी अमेरिका में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक, और यहाँ पर हम अभी आगे पढ़ेंगे भैया, यहाँ पर एक जलधारा चलती है जिसे हम कहते हैं ब्राज़ील की जलधारा, और ये गर्म होती है। ठीक, ब्राज़ील की जलधारा, तो ये क्या कहलाएगी, ब्राज़ील की जलधारा एक लिटोरल है, एक बेलांचली। क्यों? क्योंकि तट के समानांतर और तट के ही अनुरूप, यानी कि जिस प्रकार का तट है, जिस प्रकार के तटीय संरचना है, उसी के अनुरूप यह व्यवहार करती हुई आगे बढ़ रही है, इसे क्या कहेंगे, बेलांचली कहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण की तरफ। यही समझना था सब पूरा, और यहीं से प्रश्न बनेगा, क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं आज जलधाराओं की उत्पत्ति, ना कि पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, पूरी विश्व की जलधाराएं कराऊंगा आज। चलिए मैं इन सबको मिटा देता हूं, एक मिनट। चलिए देखिए, जलधाराओं की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हैं, फिर मैं एक एक कारण लूंगा और उन सारे कारण को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप खुद ही कहेंगे जल जो है इधर से इधर का प्रवाहित होगा। ठीक, पानी जलधारा किधर से किधर चलेगी और क्यों चलेगी, ये सब खुद ही बोलने लग जाएंगे आप, बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखिए, पहला कारण तो है पृथ्वी का घूर्णन। दूसरा कारण गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा कारण लवणता। चौथा कारण पृथ्वी घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण बल, लवणता, और चौथा कारण वायुदाब। अगला कारण तापमान। अगला कारण वर्षण। अगला कारण बर्फ का पिघलना। ठीक, वर्षण, बर्फ का पिघलना, तापमान, वायुदाब, ये सारे जितने भी कारण मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे। अच्छा एक और लिख लेते हैं, प्रचलित पवने। देखिए यहाँ भी मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूँ, पवन का, ना कि प्रचलित हवा नहीं कह रहा हूँ या प्रचलित वायु नहीं कह रहा हूँ, प्रचलित पवने। ठीक, ये सारे कारण आपके जलधाराओं की उत्पत्ति के होते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है, फिजिक्स है। अभी आप देखेंगे पूरा का पूरा फिजिक्स ही है। फिजिक्स का नाम सुन के ये नहीं कि अब वीडियो नेक्स्ट कर दें, वीडियो देखना ही नहीं, फिजिक्स हमको कभी पढ़ी नहीं जिंदगी में, तो फिजिक्स आएगी नहीं। अरे महाराज कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, अभी आप सब समझते जाएंगे, बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखिए, जलधाराओं की उत्पत्ति के ये सारे कारण हैं, और एक एक कारण को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते हुए चीज़ों को करते जाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला कारण पृथ्वी का घूर्णन। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट होगा उत्पत्ति के कारणों में पृथ्वी का घूर्णन। ठीक, चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो देखिए मैंने यहाँ पर निष्कर्ष लिख दिए हैं कि भाई जैसे जैसे निष्कर्ष निकलते जाएंगे हम यहाँ लिखते जाएंगे, ताकि जब हम अपना फाइनल मैप बनाए, फाइनल एटलस बनाए कि जलधाराएं किधर से किधर कैसे चलेंगी, तो आपको समझ में आए। ठीक, तो निष्कर्ष यहाँ लिखते जाएंगे और समझते इधर चलेंगे। चलिए देखिए, मान लेते हैं भैया ये पृथ्वी है। ठीक, तो पृथ्वी का घूर्णन कैसे होता है, इसकी दिशा क्या होती है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा, घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में सिंपल सा पूछा जा चुका है। ठीक, पश्चिम से पूर्व। अब देखिए पृथ्वी का पश्चिम कौन है, पूर्व कौन है। ठीक, जब जो भी ऐसे अगर आप देखेंगे तो किसी भी एटलस को जब आप इस तरह देख रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम होता है और राइट हैंड साइड पूर्व होता है। तो ये है भैया पूर्व का इलाका,
या पृथ्वी का पूरब, और ये है पृथ्वी का पश्चिम। ठीक, अब देखिए पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को भैया क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। चलिए देखिए, अब पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर ही पृथ्वी के घूर्णन की सर्वाधिक गति होती है। ये भी जरूरी है जानना, क्योंकि ध्रुवों पर मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट है, तो ऐसे में क्या पॉइंट पर गति हो रही होगी? नहीं, सबसे ज़्यादा गति कहाँ दिखेगी आपको? बीच के इलाके में पृथ्वी की सबसे ज़्यादा गति दिखेगी, क्योंकि यहाँ का क्षेत्रफल या यहाँ की लंबाई सबसे ज़्यादा है, यानी व्यास। इसे आप क्या मान सकते हैं? ये व्यास है पृथ्वी का। ठीक, पृथ्वी की त्रिज्या और त्रिज्या का दूना क्या होता है? व्यास होता है। ठीक, अब देखिए अगर पृथ्वी का घूर्णन है और अब देखिए पश्चिम से पूर्व यानी इधर से इधर घूम रही पृथ्वी, कैसे चल रही? इस तरीके से। ठीक, इधर से इधर का चल रही है। अब देखिए मान लेते हैं पृथ्वी पर केवल पानी ही पानी है, कोई भी स्थल नहीं है। ठीक, कोई भी महाद्वीप नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो इस इलाके का पानी होगा, जो विषुवत रेखा का जल होगा, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से बनाना पड़ेगा, नहीं दिखेगा नहीं, इस तरीके से, सॉरी, इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन कैसे हो रहा है? अब आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से हो रहा है, इधर से इधर का। ठीक, मान लेते हैं पृथ्वी पर पानी ही पानी है, तो क्या होगा पृथ्वी पर कि जो ये बीच का पानी होगा ना, जो विषुवत रेखा का जल होगा, ये इधर से इधर इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कोई बोतल लीजिए और तेजी से उसे आगे बढ़ाइए इस तरीके से। ऐसी कंडीशन में उसका जो बोतल के अंदर पानी अगर कम है तो पानी क्या होता है? आगे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। सेम वही कंडीशन पृथ्वी के साथ भी होती है कि यहाँ पर भैया जो पानी है आपका, ठीक, ये तेजी से पृथ्वी के घूमने के कारण इस वाले इलाके में यानी पूरब की दिशा में या पूरब के क्षेत्र में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब जब यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा तो कह सकते हैं कि नहीं कि पूर्व में जल स्तर की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, पूर्व में जल स्तर की वृद्धि हो जाएगी। अब जब पूर्व में जल स्तर की वृद्धि होगी तो कहीं तो कमी होगी ना, तो कहाँ कमी होगी? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में जल स्तर में कमी होगी। अब बताइए, जब पूर्व में जल स्तर में वृद्धि और पश्चिम में जल स्तर में कमी, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जलधाराएं चलेंगी कि नहीं? किधर से किधर चलेंगी? जहां ज्यादा जल स्तर से कम जल स्तर की तरफ जलधाराएं चलेंगी। तो कह सकते हैं कि नहीं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या लिखेंगे? यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में महासागरों का जल विषुवत रेखीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम चलता है। ठीक, महासागरों का जल विषुवत रेखीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है। ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण कैसे जलधाराएं चलेंगी। अभी मैं चलाऊंगा, सब समझ में आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। चलिए उसे करते हैं। तो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का जो अगला कारण करने जा रहे हैं वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। देखिए, यदि आप इसे यहाँ समझ गए, तब जब मैं आगे आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा या जलवायु विज्ञान जिसे कहते हैं वो पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर आप बड़ी आसानी से चीज़ों को समझेंगे। इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कायदे से समझेंगे। चलिए समझते हैं इसे। तो यदि हम पृथ्वी की भैया बात करें तो पृथ्वी की आकृति अंडाकार है, यानी कि एक कह सकते हैं यह पृथ्वी की आकृति कैसी भैया? गोल ना होकर गोलाभ आकृति है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोलाभ आकृति है। कभी भी वनडे एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, पृथ्वी कैसी है? गोलाभ आकृति है, जियोस्फेरॉइड है। ठीक, आगे चलते हैं। यदि पृथ्वी की आकृति गोलाभ है और यह पृथ्वी का केंद्र है, तो बताइए ये रेखा जो हम पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहे थे, ठीक, ये क्या कहलाती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ठीक, और पृथ्वी की त्रिज्या यानी इक्वेटर पर पृथ्वी की त्रिज्या RE मान लेते हैं। ठीक, और वहीं अगर पोल की तरफ इसी त्रिज्या से ऊपर की तरफ एक रेखा खींची जाए तो ये वाली त्रिज्या हम मान लेते हैं भैया RP है,
यानी ये पोल है और ये आपका क्या है, इक्वेटर। ठीक, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर कैपिटल जी, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, m e मास ऑफ अर्थ, ठीक, इंटू m यानी मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, और अपान r e स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालने के लिए एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से गुणा कीजिए। ठीक, फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक को पृथ्वी के द्रव्यमान और जो जिस पिंड के सापेक्ष आप माप रहे हैं उसके द्रव्यमान से गुणा कर पृथ्वी की त्रिज्या से उसे भाग कर दीजिए और निकल आएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल फलाने पर कितना लग रहा है। ठीक, इससे आप एक चीज ये भी कह सकते हैं, जो चीज जितनी भारी होगी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए अगर यहां पर आर ई इज ग्रेटर देन आर पी है, तो यदि आर ई यहां पर आप फार्मूले में रखें तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पोल, पोल मतलब ध्रुव, इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इक्वेटर। ये कैसे, चलिए निकालते हैं, इसे समझते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि भैया ये ज्योग्राफी में मैक्सिमम चीज़ें फिजिक्स की लगती हैं और आपको घबराना नहीं है, ये फिजिक्स है तो हम छोड़ देंगे हाथ खड़े। अभी देखिएगा कैसे समझ में आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर जो नीचे आर ई लिखा हुआ है यह ग्रेविटेशनल फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती है। ये कैसे बला हुई, व्युत्क्रमानुपाती क्या बला हुई, देखते हैं। देखिए अगर मैं कोई संख्या लेता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पर संख्या ली है मैंने 16 और इसको भाग करता हूँ 4 से, भागफल कितना आएगा, परिणाम कितना निकलेगा, 4 निकलेगा परिणाम। ठीक, अब देखिए यदि मैं 4 को बढ़ाता हूँ, मान लेते हैं कितना बढ़ा दिया, 16/4 को बढ़ा के 8 कर दिया, तो इधर मान कितना निकला 2। तो इधर का मान 4 था जो पहले, वो क्या हुआ, घट गया। यानी किसी भी भिन्न में हर का मान बढ़ाने पर जो परिणाम निकलता है उसका मान घट जाता है। समझ में आया, यानी कि हर जो है वह परिणाम के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, अब अनुक्रमानुपाती को समझ लेते हैं। चलिए 16 है, ठीक, 16 को बढ़ा के हमने कर दिया ये भैया 32 कर देते, चलिए, और बटे 4 ही रखते हैं, परिणाम क्या निकलता है 8। यानी अंश के मान में कोई भी परिवर्तन करने पर परिणाम में उतने ही गुने का या उसी अनुपात में वृद्धि हो जा रही कि नहीं भैया। 16 से बढ़ाया 32 किया और फिर 4 को जो परिणाम निकला, 4 जो परिणाम पहले निकल रहा था उसका भी क्या हुआ, वो भी बढ़ गया। यानी हर में कोई चीज़ बढ़ाते हैं, सॉरी अंश में, भिन्न के अंश में कोई चीज़ बढ़ाते हैं, परिणाम भी बढ़ता है उसी अनुपात में। इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। और इसको क्या कहेंगे, जब हर में कोई चेंजेस हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। और चलते हैं, देखिए 16 था, ठीक, 16 को यहाँ पर इस चीज़ को ले रहे हैं। अब देखिए ये हटा देता हूँ तीर, 16 है। अब देखिए इस 4 को हर में छेड़खानी करेंगे, 4 में अगर हम कमी कर दें भैया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, मान लेते 16/4 को कम करके 2 कर दिए, परिणाम क्या आया 8 आया। यानी जो परिणाम पहले 4 आ रहा था अब 8 आ रहा है। यानी हर में अगर किसी चीज़ की हर में अगर आप कमी कर रहे होंगे तो यह जो परिणाम होगा इसमें वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भिन्न के हर में कमी करते हैं तो परिणाम में वृद्धि हो जाएगी, हर में वृद्धि करते हैं तो परिणाम में कमी हो जाएगी। इसी को कहते हैं किसी भी भिन्न का हर जो है वह परिणाम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, और अंश वाली बात हमने कर ही दी। जैसे यहाँ 16 × 2 कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, 16 × 2 कर रहे थे तभी तो 32 हो रहा था।
तो आप डायरेक्ट यहाँ 4 गुणे 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परिणाम वही आएगा। ये है मैथमेटिक्स। समझ में आया? ब्रह्मांड में ये ब्रह्मांड की जो संक्रियाएं या यूँ कहें कि ब्रह्मांड में जो घटनाएं होती हैं वो गणित से चलती हैं। ठीक, आपका जीवन ही गणित है, लेकिन उस चीज़ को आप समझेंगे नहीं। चलिए देखते हैं। तो ये चीज़ समझ गए कि नहीं कि अगर हम त्रिज्या में क्या करें, अब देखिए यहाँ पर उठाते हैं, अगर हम त्रिज्या में भैया वृद्धि कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आ जाएगी कि नहीं। ठीक, वहीं यदि मैं त्रिज्या में क्या करें, हम कमी कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं, अगर पोल पर मान लेते पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, न पोल न अर्थ, एक कॉमन मान लेते हैं कि भैया 16 था। ठीक, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मान लेते हैं 16 न्यूटन था। अब 16 को जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसमें कमी कर दें, यानी कि आरपी आपका कम है कि नहीं भैया। अगर त्रिज्या में कमी कर देंगे, जैसे 4 से यहाँ हटा के इसलिए देखिए कमी हो रही, 2 कर दे रहे हैं, कमी कर दे रहे हैं, तो क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा कि नहीं, 8 हो जाएगा। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो ध्रुवों पर होता है वह अधिक होता है बजाय उसके, क्योंकि यहाँ आर ई का मान यानी रेडियस ऑफ अर्थ, जो ये चीज़ है रेडियस ऑफ अर्थ, उसका मान जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है इक्वेटर पर। आर ई बड़ा है ना भैया आर पी से, तो जब आर ई का मान इक्वेटर पर बढ़ जा रहा है, यानी कि इक्वेटर पर पृथ्वी की त्रिज्या यदि बढ़ जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल ऑटोमेटिक कम आएगा। बात समझ में आ गई? आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कैसे क्या होगा। ठीक, समझ में ना आए कमेंट करिएगा, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, चलिए, मतलब कमेंट कीजिएगा कि सर एक बार और समझा दीजिए, मैं फिर से बना दूंगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर आरपी का मान भैया क्या निकलेगा यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन, अच्छा ये तो मैंने लिखा है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इक्वेटर, या विषुवत रेखा पर ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान से अधिक होता है। अब बताइए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अच्छा, ये तो प्रश्न मुझे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन अब पूछ लेता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? किसी एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करने हेतु लगाया गया बल ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर कोई पिंड या कोई चीज उपस्थित है तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचती है। अब अगर पृथ्वी यहाँ पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल का मान यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर कम है, ठीक, तब बताइए कि यहाँ पर इक्वेटर पर जो पानी होगा वो कम खिंचाव के साथ होगा कि नहीं होगा। तुलनात्मक रूप से ध्रुवों पर जो पानी होगा वहां पर खिंचाव अधिक होगा कि नहीं होगा भैया। यानी कि जब पानी का खिंचाव अधिक है तो इक्वेटर पर क्या होता है भैया, यहाँ पर जो जल स्तर होता है, जल स्तर अधिक। ये तुलना कर रहा हूं केवल मैं इक्वेटर और पोल की। ठीक, ये नहीं लिख दे रहा हूं कि पूरा जल स्तर हमेशा अधिक ही होगा, मैं तुलना कर रहा हूं केवल पोल से अभी। तो इक्वेटर पर जो जल स्तर होता है वो अधिक होता है बजाय पोल पर यहाँ पर जल स्तर कम। ध्यान दीजिएगा, अगर जल स्तर इक्वेटर पर अधिक है पोल पर कम है तो बताइए निष्कर्ष की क्या निकलेगा, या यूं कहें कि पानी की दिशा क्या होगी। तो पानी भैया अधिक जल स्तर से कम जल स्तर की तरफ जाता है। ठीक, तो ये हम अगला पॉइंट निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि महासागरों का जल धारा, महासागरों की जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है।
ये पॉइंट समझ गए होंगे, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपकी। 2 पॉइंट हम निकाल लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ या नेक्स्ट कारण की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है सागरीय जल की लवणता। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लवणता क्या होती है कि महासागरीय जल में कई सारे लवण घुले होते हैं। जैसे मैं नाम ले लेता हूँ कुछ के, NaCl जो कि नमक है, खाने वाला नमक है, आप घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जैसे लवण मिले होते हैं। इसी के कारण समुद्र में जलधाराओं की उत्पत्ति भी होती है, उसे देखेंगे। यदि हम लवणता की बात करें तो इसे प्रति हजार ग्राम प्रति हजार में व्यक्त करते हैं और इसका चिन्ह होता है ऐसे, यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम लवण मिले हुए हैं। यदि हम समुद्र जल की बात करें तो समुद्रों की औसत लवणता यानी कि एवरेज सैलिनिटी जो होती है वो होती है 35 ग्राम प्रति हजार। यानी 1 किलोग्राम पानी आप निकालिए, ठीक, उसमें आपको समुद्र का 1 किलोग्राम पानी उठाइए, उसे वाष्पित कीजिए, ठीक, और उसमें से आपको 35 ग्राम नमक प्राप्त हो जाएगा। ये है समुद्रों की औसत लवणता। ये सीधा सीधा एग्जाम में दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चिन्ह भी पूछा जाता है, ठीक, और समुद्रों की औसत लवणता कितनी होती है ये भी पूछा गया है। अब देखते हैं लवणता कैसे समुद्र में जलधाराएं पैदा करने में सहायक होती हैं। तो देखिए मान लेते हैं ये जलस्तर है, आप लोगों ने कभी चाशनी तो देखी होगी, कभी क्या देखते ही रहते हैं, जलेबी सुबह खाने जाइए तो चाशनी तो मिलेगी उसमें। चाशनी यानी जलाव, हमारे यहाँ उसे जलाव कहते हैं, ठीक। तो चाशनी क्या होता है, गाढ़ी होती है। चाशनी गाढ़ी होती है तो वो क्या होती है, बैठी रहती है एक प्रकार से। यदि हम कहें आपसे कि जो गाढ़ा द्रव होता है जिसमें घनत्व अधिक होता है, उसका स्तर उतने ही मात्रा के बिना गाढ़े द्रव में या कम गाढ़े द्रव की तुलना में कम होगा, ठीक। यानी कि जहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर लवणता, यदि यहाँ पर लवणता अधिक है तो लवणता अधिक होने से यहाँ का जो जल स्तर होगा, ठीक, जल स्तर ये ऑटोमेटिक कम होगा, ठीक। लवणता अधिक होने का मतलब है जल स्तर का कम होना। और यदि इस रीजन में लवणता कम है तो इसका ऑटोमेटिक मतलब हो जाएगा कि जल स्तर अधिक है, ठीक। कुछ इस प्रकार समझ लेंगे कि जो गाढ़ा व्यक्ति होता है, गाढ़ा व्यक्ति का मतलब समझदार व्यक्ति होता है, वो कम बोलता है, ठीक, या वह जो बात बोलेगा वो सोच समझ के बोलेगा। और जो समझदार नहीं है, चीज़ें पढ़े नहीं हैं, ऐसे माँ फल फलाए रहें, मार उबले जा रहे हैं। तो जो गाढ़ा व्यक्ति होता है वह अपना स्तर डाउन रखता है, वह अपनी औकात जानता है। और जो गाढ़ा व्यक्ति नहीं है, यानी जी के अंदर वो गुण नहीं है, वो चीज़ों को समझता नहीं, मार झम कुछ बोल रहे हैं, ठीक, कुछ भी कर रहे हैं। तो इससे समझ लीजिए कि जहाँ पर गाढ़ापन होगा उसका वहाँ पर जल स्तर क्या होगा, जहाँ पर गाढ़ापन होगा या लवणता अधिक होगी उसका जल स्तर हमेशा कम होगा, और जहाँ पर लवणता कम होगी वहाँ का जल स्तर ज़्यादा होगा, ठीक। अब यदि हम पृथ्वी की बात करें भैया, अपने गोले की बात करें, ठीक, तो पृथ्वी पर मैं इसे जलवायु विज्ञान में कायदे से पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पर समझ लेते हैं केवल जो विषुवत रेखा क्षेत्र है, ठीक, जिसे हम 0 डिग्री भी कहते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर की बात हो रही है। तो विषुवत रेखी क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलने के कारण इस रीजन में जो वर्षा होती है, वर्षा, ठीक, यह बहुत अधिक होती, और वर्षा अधिक हो जाने के कारण यहाँ की जो लवणता है, ठीक,
लवणता कम हो जाती है। ये क्या चीज़ हुई भैया, 1 किलो जलाव था या 1 लीटर जलाव था, उसमें आप पानी मिला दीजिए तो आप क्या होगा, जलाव पतला हो जाएगा ना। वही चीज़ है, जलाव या चाशनी पतली हो जाएगी ना। ठीक वही चीज़ है कि जहाँ पर वर्षा अधिक होगी वहाँ की लवणता ऑटोमेटिक क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर इस रीजन की लवणता कम है भैया तो क्या हुआ, जल स्तर यहाँ पर अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जल स्तर अगर यहाँ पर अधिक हो गया, अब बताइए ध्रुवीय क्षेत्र की यदि हम बात करें, देखो ध्रुवीय रीजन की बात करें तो यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है। ठीक, या ध्रुवीय क्षेत्र छोड़ देते हैं अभी के लिए, क्योंकि मैं भी बर्फ़ का पिघलना भी आपको बताऊंगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर हम बीच वाले इलाके की बात करें, चलिए बीच वाले इलाके की, तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से वर्षा कम होती है, इसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक, वर्षा कम होगी अगर, तो यहाँ पर जो गाढ़ापन होगा यानी कि जो लवणता होगी वह क्या होगी, अधिक होगी। और लवणता अधिक होने से क्या होता है, जल स्तर कम होता है। यहाँ पर क्या है, लवणता कम है तो क्या हुआ, लिख देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। जल स्तर, तीर लगाना, जल स्तर अधिक हुआ। ठीक, और यहाँ पर अगर लवणता कम है, सॉरी लवणता यहाँ तुलनात्मक रूप से अधिक है क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही या हो भी रही है तो विषुवत रेखा की तुलना में कम हो रही है। तो लवणता अगर अधिक है तो यहाँ पर क्या होगा, जल स्तर कम होगा। अब बताइए जल जो है आपका किधर से किधर प्रवाहित होगा। ठीक, अधिक जल स्तर से निम्न जल स्तर या कम जल स्तर की तरफ जल प्रवाहित होगा कि नहीं, पानी ऐसे जाना चाहिए भैया कि नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो अगला निष्कर्ष क्या निकालेंगे, अपना अगला निष्कर्ष कि तीसरा नंबर ये क्या है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है। विषुवत रेखीय क्षेत्र से ऊपर क्या है, या नीचे की बात भी कर लेते हैं, नहीं तो ऊपर ऊपर ही चलता रहेगा। ठीक, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ, विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ जल धाराओं का प्रवाह होता है, किसके कारण, लवणता के कारण। ठीक, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि लवणता में अंतर के कारण जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हैं। अब देखिए हम यहाँ पढ़ क्या रहे थे, समुद्री जल की लवणता। ठीक, और हमने बात किसकी की, वर्षा की, क्योंकि विषुवत रेखा पर बारिश अधिक होती है। तो हमारा जो एक पॉइंट था, जो उत्पत्ति के कारणों मैंने किया था, हम लोगों ने किया था वर्षण, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, वही वर्षण वाला पॉइंट भी यही है। ठीक, क्योंकि वर्षण ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होता है और यहाँ विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक है। वर्षण का मतलब पानी बरसना। देखिए वर्षण के भी रूप होते हैं, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ वर्षण। ठीक, वर्षा नहीं, वर्षण। रूप कैसे होते हैं कि ओले गिर रहे हैं ना, तो वो भी वर्षण का ही एक टाइप है। ठीक, वर्षण होता क्या है, वर्षण की परिभाषा क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जलवाष्प का संघनित होकर पृथ्वी पर बूंदों के रूप में, या पृथ्वी पर, सॉरी फिर से मैं इसको परिभाषा बोलता हूँ क्योंकि अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, बना के बोल रहा हूँ। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जलवाष्प का संघनित होकर जल के विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर आना ही वर्षण कहलाता है। पृथ्वी पर आना कैसे, या तो वह जल के रूप में, जल की बूंद के रूप में आएगा, या बर्फबारी के रूप में आएगा, या ओलावृष्टि के रूप में आएगा। ठीक, यही 3-4 टाइप होते हैं। ठीक, ये समझ गए होंगे, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो हमारा वर्षण वाला पॉइंट भी यहीं पर कवर कर लेते हैं, क्योंकि वर्षा यहाँ पर हमने कर ही ली है ऑलरेडी। तो कह सकते हैं कि नहीं कि
विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होने से जल स्तर में वृद्धि। इतना ही लिखते हैं। ठीक, देखिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में अगर वर्षा अधिक हो रही है तो जल स्तर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा कि नहीं, और वर्षा अधिक हो रही तो लवणता ऑटोमेटिक कम होगी कि नहीं। वही चीज़ तो मैंने लिखी। अगर जल स्तर में विषुवत रेखीय क्षेत्र में जल स्तर में वृद्धि हो रही है तो पानी किधर से किधर जाएगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ जाएगा। बात खत्म हो जाती है। ठीक, अब आगे आते हैं। देखिए ध्रुवीय रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्र में, यहाँ पर मैंने समुद्री जल की लवणता और वर्षण, ठीक, इसको पॉइंट बना लेते हैं 4, पॉइंट नंबर 4। ठीक, ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट भी यहीं पर करते हैं। चलिए 5वां पॉइंट देखिए, इस रीजन में क्या है, इस वाले रीजन में आपके अंटार्कटिका पड़ता है और यहाँ पर क्या है, आर्कटिक महासागर है। ठीक, तो आप आर्कटिक महासागर की बात करें तो यहाँ पर ढेर सारा आपका ग्लेशियर्स मिलेगा जो कि पिघला नहीं, बर्फ के रूप में तैर रहा है। और अंटार्कटिका तो पूरा बर्फ वाला क्षेत्र है ही है। ऐसी कंडीशन में ग्लोबल वार्मिंग, या यूँ कहें कि पृथ्वी के तापमान जैसे जैसे बढ़ता घटता रहता है, प्लस ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ये सब हम क्लाइमेटोलॉजी में कवर करेंगे, यानी जलवायु विज्ञान में कैसे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। आप अभी इतना ही समझिए, क्योंकि अगर इसको अभी कवर करने गए तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति सब कुछ पढ़ना ना 3 घंटे का लेक्चर होता है, या मिनिमम 2 घंटे चाहिए ही चाहिए, और आपको 1 घंटे में सब कुछ परोसना है तो थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। तो देखिए इन इलाकों में ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर क्या है, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ कह सकते हैं आप। ठीक, तो इन इलाकों में ग्लेशियर्स होने से, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव है। ऊपर की तरफ आर्कटिक सागर है, यहाँ अंटार्कटिका है, मैं लिख भी देता हूँ। ये क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है ये, और ऊपर का इलाका जो है वहाँ पर कोई महाद्वीप या स्थल नहीं है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो सागर बनता है उसे कहते हैं आर्कटिक सागर। ठीक, ये है भैया नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलिए, इन इलाकों में बर्फ होती है। ऐसे में यह बर्फ क्या होती है, पिघलती है, और जब बर्फ पिघलेगी तो बताइए जल स्तर में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ऑब्वियस है, जल स्तर में वृद्धि होगी। तो जल स्तर में जब बर्फ पिघलने से वृद्धि होती है तो पानी किधर से किधर बहेगा भाई, पृथ्वी छोड़ के तो निकल नहीं जाएगा, गोला है ये पूरा। ठीक, उस तरह देखेंगे। चलिए, तो पानी जो होगा वह आपका ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जल स्तर में वृद्धि हो रही भैया, बस, और कोई बात नहीं। तो हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर 5वां नंबर पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब अगला आपका पॉइंट जो 2 बचे हुए हैं, प्रचलित पौनों वाला पॉइंट हम बाद में करेंगे, जब जलधाराएं पढ़ने लगेंगे उसी टाइम बताऊंगा मैं। ठीक, वो पॉइंट बाद में करेंगे, नहीं अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका तापमान और वायुदाब। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए चलते हैं उसकी तरफ। अब अगला पॉइंट है हमारा तापमान और वायुदाब। चलिए शुरू करते हैं। देखिए,
आपकी पृथ्वी है, बार बार मुझे बनाना पड़ रहा है, पृथ्वी पृथ्वी है। चलिए देखिए, ये आपकी पृथ्वी है और गोलाभ आकृति में है, एकदम गोल नहीं है पृथ्वी, ठीक। ऐसी कंडीशन में थोड़ा गलत बन गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ लेंगे ना, समझ तो जाएंगे, गोल गोल बना रहा हूँ। चलिए देखिए, पृथ्वी है, ऐसी कंडीशन में पृथ्वी पर, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक। अगर हम पृथ्वी को ऐसे चीर दे बीच से, तो ये जो अक्ष बनता है, ठीक, इससे क्या है, ये एंगल कितना बनेगा, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण पूरी पृथ्वी पर समान रूप से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, और पृथ्वी पर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत, या यूं कहें कि सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत जो है वह सूर्य ही है। ऐसी कंडीशन में पृथ्वी के जिन भागों में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, उन्हें हम क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि कर्क रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है रेखा, उसे हम 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक। देखिए अब क्या होता है कि पृथ्वी के इन इलाकों में सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है, बाकी इलाकों में सूर्य का तिरछा प्रकाश पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी हमारे सूर्य के सापेक्ष तिरछी, ठीक। इसको भी हम क्लाइमेटोलॉजी में करेंगे विस्तृत रूप में, अभी आप थोड़ा थोड़ा समझिए जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक। ऐसी कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि नहीं, पृथ्वी का जो ये इलाका होगा वो ज़्यादा गर्म होगा भैया, ठीक, तुलनात्मक रूप से ध्रुवों के। आप बताइए, जिस आदमी कहते नहीं बहुत गर्मी है तुम्हारे अंदर, अभी बाबा जी भी बोले हैं कि चुनाव जीतने दो, सारी गर्मी निकाल देंगे, ठीक। तो बहुत गर्मी जो जिसके अंदर होती है वो ज़्यादा उछलता है कि नहीं। आप जो पानी भगोने में गर्म करते हैं या कुकर में जो गर्म होता है पानी, तो पानी जैसे गर्म होता है, ज़्यादा गर्मी मिल गई तो भाई साहब भाप बन के निकल लेते हैं, रूपए बदल लिए, ठीक। यानी जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा ऊर्जा होती है वो ज़्यादा फैलता है, और जिस चीज़ के अंदर कम ऊर्जा होती है, ठंडा होता है, वो सिकुड़ जाता है। गर्मी में क्या होता है, आप पूरा शरीर फैला देते हो कि नहीं, बड़ा है भैया बड़ी गर्मी, और ठंडी में बटुर जाते हैं, एकदम सिकुड़ जाते हैं। इसीलिए एक प्रश्न भी भूगोल का बनता है कि ऊष्मीय प्रसार वाला, कि भूगोल का कह रहे हैं फिजिक्स में, कि जो बिजली के तार खींचे जाते हैं वह यदि गर्मियों में खींचे जा रहे हैं तो उन्हें ढीला क्यों खींचा जाता है, यानी बिजली का तार 2 पोल के बीच बिछा रहे हैं तो ढीला क्यों बिछाते हैं, इसलिए क्योंकि ठंडी में जब संकुचन होगा तार में तो वह तार टाइट हो जाएंगे, और पहले से ही आप गर्मी में टाइट कर दिए तो ठंडी में जब तार में संकुचन होगा तो तार टूट जाएंगे, ठीक। आप लोगों ने कभी गौर ही नहीं किया होगा कि ठंडी में अपने गाँव में खींचे हुए बिजली के तारों को देखें, एकदम टाइट हो जाते हैं, और गर्मी में ऐसे लगता है कि लूज बांधे गए हैं, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। तो इस इलाके में चूंकि ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है, ऐसी कंडीशन में यहाँ का जो पानी होता है, जो जल होता है, जो महासागरों का जल होता है, वो मस्त फैलता है। फैलने का मतलब है कि उनके बीच, उनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो अगर अणुओं के बीच की दूरी बढ़ रही है तो भैया हम कह सकते हैं कि नहीं, इस रीजन में जो जल स्तर होगा वह बढ़ा हुआ होगा अपेक्षाकृत ध्रुवीय क्षेत्र के। यहाँ पर यानी इस रीजन में और इस रीजन में जो जल स्तर होगा, इस रीजन में यहाँ का जो जल स्तर होगा वह कम होगा। तो बताइए किधर से किधर पानी चलना चाहिए, पानी को इधर से इधर चलना चाहिए कि नहीं, ठीक, इधर से इधर चलना चाहिए भैया। तो हम अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 6 नंबर पॉइंट, कि तापमान के कारण जलधाराएं किधर से, विषुवत क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ चलती है, ठीक, ध्रुवों की तरफ। चलिए एक पॉइंट ये बन गया हमारा। अब आते हैं वायुदाब की बात करते हैं।
तो भैया बताइए, दाब बराबर, सॉरी, हाँ, दाब बराबर बल बटे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यही तो पढ़ते हैं आप, P = F/A, सॉरी, यही तो आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक, यही फार्मूला होता है आपका। अब बताइए, ये भी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड ही है, हम पहले भी कर चुके हैं कि भैया विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है, ठीक। ऐसी कंडीशन में आपकी पृथ्वी के चारों ओर, मैं छोटी सी पृथ्वी बना दे रहा हूं, आपकी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, जो वायु होती है, ठीक, वो कैसी होती है या कितनी ऊंचाई तक होती है, उसकी अगर बात करें तो ध्रुवों पर वायु की ऊंचाई 8 किलोमीटर तक तथा विषुवत रेखा पर वायु की ऊंचाई 12 किलोमीटर तक लगभग देखी गई है, ठीक। ये ऊंचाई कितनी है भैया, 8 किलोमीटर, ठीक, और ये ऊंचाई कितनी है, 12 किलोमीटर, ठीक। अब बताइए वायु दाब कहाँ ज़्यादा होगा, वायु का दाब कहाँ ज़्यादा होगा, ठीक। अब ये नहीं कहेंगे 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई है, ठीक, इसलिए यहाँ पर वायु दाब अधिक होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वायु के कण जो है सघन नहीं, और आपके ऊपर जैसे वही बात हो गई कि आप एक 20 किलो का बांट उठा लीजिए, ठीक, आपको ज़्यादा वजन लगेगा, आप 20 किलो की बोरी उठा लीजिए, आपको कम वजनदार लगती है, जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे 25 किलो का सिलेंडर उठाने में आफत आ जाती है, बड़ा वजन लगता है, लेकिन 25 किलो की बोरी या 25 किलो के बच्चे को उठा लीजिए तो क्या लगता है, अरे कोई वजनदार नहीं, ठीक, फट से उठ जाता है। क्यों उठ जाता है, क्योंकि वह बच्चा फैला हुआ है, ठीक, वह बोरी उस बांट की अपेक्षा फैली हुई है, ठीक, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, जिस चीज़ का क्षेत्रफल भैया ज़्यादा हो जाएगा उस पर क्या होगा, ये चीज़ अगर ज़्यादा हो गई तो दाब आपको कम लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइएगा जरा। अभी हम करके आए कि हर अगर बड़ा हो जाए तो परिणाम क्या होता है, छोटा हो जाता है, अभी करके आए, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर चूंकि वायु के बीच, वायु के कणों के बीच, ठीक, क्या हो रहा है, ज़्यादा गैप है, उनको फैलने का मौका मिल रहा है, ठीक। क्यों मौका मिल रहा है, क्योंकि भैया यहाँ गर्मी है, और गर्मी में क्या होता है, फैलता है, चाहे वायु हो, चाहे धातु हो, चाहे आदमी हो, गर्मी हो तो फैलेगा, ठीक, और ठंडी होगी तो सिकुड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वायु फैलती है, किस कारण से, एक तो तापमान का कारण है और दूसरा कारण है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है जबकि ध्रुवों पर अधिक होता है। तो ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान लग रहा है अधिक है, तो ध्रुवों पर वायु को ज़्यादा तेजी से खींचा गया है, इसीलिए वायु की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर पाई जाती है, जबकि विषुवत रेखा पर यह ऊंचाई 12 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक। तो इस तरह हम कह सकते हैं भैया कि नहीं, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर ऑन इक्वेटर, और इसे कहेंगे प्रेशर ऑन पोल, ठीक। तो ये कह सकते हैं कि नहीं, PE इज लेस देन PP। अगर यहाँ पर प्रेशर ही कम लग रहा है, यानी पानी है, ध्यान दीजिएगा, पानी है, ठीक, और पानी पर एक तरफ जो प्रेशर है यह अधिक है, प्रेशर क्या होता है, एकांक, प्रेशर की परिभाषा क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। अगर हम कहें कि ये देखिए 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर पर जितना जोर लगेगा वही दाब होगा, ठीक। अगर क्षेत्रफल में बढ़ा दूँ, ये कहूँ 4 mm और दाब उतना ही लगाऊं तो क्या होगा, दाब कम लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि हथौड़े से कील ठोकना आसान है, जबकि उतनी ही जोर आप जो है कोई मोटी चीज़, कोई सरिया ठोक रहे हो तो उतनी तेजी से नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल कम हो जाता है। जब क्षेत्रफल कम कर देंगे, देखिएगा भैया, क्षेत्रफल कम कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक।
तो उसी प्रकार से यदि यहाँ पर प्रेशर अधिक लग रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये पानी जो है नीचे की तरफ दबेगा कि नहीं दबेगा। अगर पानी नीचे की तरफ दबेगा अधिक, तो कह सकते हैं कि अधिक प्रेशर से, प्रेशर अधिक तो क्या कह सकते हैं, जल स्तर कम। ठीक, और वहीं दूसरी तरफ यदि प्रेशर कम हो, ठीक, इसको थोड़ा छोटी लाइन बना लेते हैं, यहाँ प्रेशर कम तो इसे क्या कह सकते हैं, जल स्तर अधिक। आप बताइए किधर से किधर पानी जाना चाहिए, अधिक जल स्तर से, ठीक, अधिक जल स्तर से कम जल स्तर की तरफ पानी जाना चाहिए कि नहीं। इसे यहाँ पर क्या है, प्रेशर कम लग रहा है विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर प्रेशर अधिक है, तो पानी किधर जाना चाहिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ। पानी को कैसा जाना चाहिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ। तो 7वां पॉइंट हमारा क्या बन सकता है, ये जो तापमान लिखा ना, सेम कंडीशन, ऐसी ही सेम कंडीशन दाब में भी होती है, दाब में भी। ठीक, ये चीज़ें थी आपके, देखिए इतना चीज़ लगा हमें बताने में, आपको ये समझाने में कि जलधाराएं कैसे चलेंगी। क्यों ऐसा मुझे इतना टाइम लगा, हम भी आते बढ़िया मैप बनाते, जैसे कि डिजिटल बोर्ड वाले मास्टर लोग कर रहे हैं। भविष्य में हो सकता है मैं भी डिजिटल बोर्ड, मैं डिजिटल बोर्ड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उस टेक्नोलॉजी की बुराई करता हूँ जो कि आपको समझाने की बजाय फटाफट दे धड़ाधड़ क्वेश्चन, ये देखिए इस फलाने एग्जाम में पूछा गया, इसका आंसर होगा ये। अब क्यों आंसर होगा, और कल को किसी दूसरे एग्जाम में घुमा के पूछ लिया गया, तो क्या आपको लाभ मिलेगा उस आंसर का जो टिक मार के आए, जो पेपर सॉल्व करके आए हैं आप। क्योंकि वर्तमान में चाहे UP SSC हो, चाहे UP PCS हो, चाहे केंद्रीय सरकार की कोई नौकरी हो, नए प्रश्नों को बनाया जा रहा है, नए तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए आज के 4 साल पहले जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं बहुत लकी, आज सिलेक्ट होना समझ लीजिए पहाड़ तोड़ने, दशरथ राम मांझी बनना पड़ेगा आप, पहाड़ तोड़ने के बराबर है। आज ना बात मानिए तो SSC CGL की आज के 6 साल पहले की इंग्लिश उठाकर देख लीजिए, एक मोटी सी किताब आती थी, रट लीजिए, सिलेक्शन हो जाता था CGL में। नंबर कितने आते थे, जिसके 700, पहले तो 700 का पूर्णांक होता था ना CGL में, जिसके 700 में, जब मैं तैयारी करता था 2012 की बात है, 700 नंबर में पूर्णांक में जिसका 400 प्लस नंबर आ जाता था उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक, मेरिट मैक्सिमम लगभग 500 के आसपास जाती थी। आज 700 नंबर में बच्चे 650 नंबर तक लाते हैं। कंपटीशन बढ़ चुका है, लेवल बढ़ चुका है। अब द हिंदू की वो कैप पूछी जा रही है इंग्लिश में, अब एडवांस मैथ आ चुकी, मैं CGL की बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक, इसी प्रकार से GS के पोर्शन में भी नए क्वेश्चन आ चुके हैं। कल को ये न पूछे, कोई जलधारा न पूछे और कहे विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, विषुवत रेखीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, और 4 विकल्प दे दे, तो क्या करेंगे। जैसे विकल्प दे दिया, विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। ठीक, समुद्री जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं। ठीक, विषुवत रेखीय क्षेत्र में सागरीय लवणता कम पाई जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में जैव विविधता कम होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो, तो जैव विविधता कम होती है, ये गलत हो गया, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। तो इस तरीके के प्रश्न बनाने लगे तो क्या करेंगे आप, इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फैक्ट ऑटोमेटिक, आप फैक्ट क्या है यार, रटने की बात है, फैक्ट ऑटोमेटिक आप ये याद कर सकते हैं। इसलिए जब मैं महासागरीय जलधाराएं पढ़ा रहा हूं तो मैं ये बताऊंगा, ये सिखाऊंगा कि आपको रटना नहीं। ठीक, आप कैसे एग्जाम में एकदम काम होकर टिक कर सकते हैं और एकदम सही टिक कर सकते हैं कि यह किस महासागर की जलधारा है और गर्म है कि ठंडी है, और यह जलधारा क्यों पैदा हुई, ये भी दिमाग में आपके वहां घूम जाएगा फटाक से, सब कुछ होगा। बस एक बार हमारे साथ बने रहिए और ध्यान दीजिएगा, चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं महासागरीय जलधाराएं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि महासागरीय जलधाराओं से आपके मरुस्थल कैसे बनते हैं।
यानी आज हम न केवल विश्व में चलने वाली महासागरीय जलधाराएं करेंगे, अपितु यह भी करेंगे कि विश्व के तमाम प्रमुख मरुस्थलों के नाम भी कर डालेंगे। 2 टॉपिक में कवर कराने जा रहा हूं आपको, ठीक। चलिए, और हाँ, यूपी पीसीएस के मेंस वाले ध्यान दें, 2018 यूपी पीसीएस मेंस का यही प्रश्न था कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। यही मेंस में क्वेश्चन सीधे सीधे आया था, ठीक। तो आप उत्पत्ति के कारण फटाफट लिखते, उसके आगे एक एक फिगर बनाते इस टाइप का, और कुछ चीज़ें मतलब वो क्या कुछ भाषा लिखते और आंसर कंप्लीट था आपका। चलिए, खैर वहाँ तक नहीं जाना है हमें। तो इस प्रकार हम अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो इन्हीं निष्कर्षों के माध्यम से ही मैं सारी की सारी जलधाराएं अभी चलाऊंगा, ठीक। तो इसके बाद मैं विश्व का भूगोल बनाऊंगा, और एक एक विश्व का भूगोल नहीं, इससे अच्छा है कि हम पहले ठीक है, पहले विश्व का भूगोल बनाकर कर लेते हैं, उसके बाद एक एक महासागर की जलधाराएं उठाकर उनको कर लेते, उनका नाम कर लेते। पहले हम भूगोल बनाकर उसका जो है मानचित्र बनाकर उसका पूरा का पूरा वर्णन कर लेते हैं, कौन सी जलधारा किधर से चलनी चाहिए। और ध्यान रखिए, जो लोग एटलस लेकर नहीं बैठे हैं, कृपया एटलस लेकर बैठ जाइए, और अब जो है अपनी आँख नाक कान सब खुले रखिए, ठीक। मेरा लेक्चर देखने से पहले सब कुछ खुला रखा करो। चलिए, मैंने विश्व का नक्शा बना लिया, आप लोग भी बना लीजिए अपनी अपनी कॉपी में। और आप लोग सबसे पहली चीज़ तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, अगर वर्ल्ड भूगोल विश्व का भूगोल आप कर रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आपके पास होना अनिवार्य है। और अंग्रेजी में लीजिएगा, हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो मैं बोलूँगा इजिप्ट में चलिए, इजिप्ट चलिए, आप इजिप्ट ढूंढते रह जाएंगे क्योंकि हिंदी में लिखा है मिस्र, ठीक। तो इसलिए इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, जिसका मैं घोर विरोधी हूँ, अंग्रेजी भाषा में ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस खरीदना है। चलिए शुरू करते हैं। और वर्ल्ड की मैपिंग, जो लोग पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक, तो विश्व का भूगोल विश्व का मानचित्र बनाना सीख लें, अन्यथा समस्या हो जाएगी, नंबर कम मिलेंगे। चलिए देखिए, तो मैं इन्हीं फैक्ट्स से, जो निष्कर्ष आपने निकाल रखे हैं पहले, इन्हीं फैक्ट्स से हम पूरे के पूरी जलधाराएं चलाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अब क्रक्स निकलने आ रहा है, मतलब इतनी देर से जो हम मेहनत किए हैं अब निकलेगा बाहर, ठीक। इतनी देर जो मथे हैं अब निकलने जा रहा है उसका मक्खन, ठीक। तो पहली चीज़ तो पेन तय कर लेते हैं, ठीक। रेड पेन नहीं, चलो ब्लैक और ब्लू, क्योंकि गाढ़ा दिखेगा। ब्लू से मैं गर्म जलधाराएं बनाऊंगा और ब्लैक से मैं ठंडी जलधाराएं बनाऊंगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम महासागरों का जल या महासागरीय जलधाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम चलती, ठीक। तो बताइए भैया, विषुवत रेखा मैंने खींच रखी है जो कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के लगभग मध्य से और इधर पूरब की तरफ जाती है, ठीक। ये क्या है आपकी विषुवत रेखा, जिसे आप 0 डिग्री रेखा भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री। अब चले, तो पानी किधर इकट्ठा होगा, पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो पानी किधर इकट्ठा होगा, पूरब में। तो जलधारा भी कैसे चलेगी, पूरब से पश्चिम की तरफ। चलिए, एक जलधारा ऐसे चला दिए और एक जलधारा विषुवत रेखा के दक्षिण में चला दिए, ठीक। तो उत्तर वाली का नाम क्या रखेंगे, उत्तरी विषुवतीय, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ठीक। और दक्षिणी, यही चीज क्या होगा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। अब ध्यान दीजिएगा भैया कि अब महासागरों के नाम भी आएंगे। देखिए, ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। इसे आप हिंदी में अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक। अटलांटिक या अंध महासागर, ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। ये क्या है, हिंद महासागर है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के मध्य के महासागर को हिंद महासागर कहते हैं। मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ एक बार, हिंद महासागर। ये है आपका बच्चा अटलांटिक महासागर। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपका मिल जाएगा आर्कटिक महासागर। और ये एशिया के पूरब में,
या ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, तथा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में जो महासागर है उसे कहते हैं प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक। और दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर। चलिए अब शुरू करते हैं इन सब जलधाराओं को। तो क्या कहेंगे, उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक महासागर की जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय अटलांटिक महासागर की जलधारा, ये नाम होगा इसका, ठीक। आगे चलते हैं। अब बताइए ये भैया जलधारा यहाँ से टकराई तो क्या होगा, इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। ये कहलाएगी आपकी ब्राज़ील की जलधारा। ब्राज़ील, मैं केवल नाम लिख रहा हूँ, की जलधारा करके आप लिख लीजिएगा, ठीक। ब्राज़ील की जलधारा ये इधर चल टकरा के ऊपर की तरफ जाएगी, जाएगी कि भैया कि नहीं, तट के समानांतर, ठीक। तो ये जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ पर है आपका कैरेबियन द्वीप समूह या कैरेबियाई सागर, ठीक। कैरेबियन सागर है एटलस में, देखिएगा जाके विश्व के भूगोल में, ठीक। ये तो इसे इसका नाम क्या दे सकते हैं हम, कैरेबियन जलधारा कह सकते हैं कि नहीं, ठीक। और यही जलधारा इधर आएंगे मैक्सिको की खाड़ी में जाएगी, ये मैक्सिको की खाड़ी है तो इसे मैक्सिको की खाड़ी की जलधारा या केवल इसका नाम दे देते हैं खाड़ी की जलधारा, ठीक। उसके पश्चात ये जो पोर्शन निकला हुआ है उत्तरी अमेरिका का, ये भैया है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। उत्तरी अमेरिका के एटलस में जाकर देखिए मिलेगा प्राकृतिक वाले क्षेत्र में। प्राकृतिक दो एटलस जब लेते हैं ना तो एक जैसे इंडिया का है तो एक तरफ प्राकृतिक दिया होता है, एक तरफ पॉलिटिकल दिया होता है, यानी कि पॉलिटिकल का मतलब बाउंड्रीज जो हमने खींच रखी हैं, जो इंसानों ने बना रखी हैं, राजनीतिक मानचित्र उसे कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये आगे बढ़ती है यहाँ पर, तो यहीं पर इसी देखिए जलधारा यही है, नाम अलग अलग चेंज होते रह रहे हैं, इसको इसी फ्लोरिडा के नाम पर दे देते हैं इसका नाम कि ये भैया है फ्लोरिडा जलधारा, लो फ्लोरिडा जलधारा, ठीक। और ये आगे बढ़ती इस प्रकार। वही जैसे ही यह 40 से 45 अक्षांशीय क्षेत्र में आती है, यहाँ पर तीव्र गति से पछुआ पवनें चलती हैं। नाम में ही है पछुआ पवनें, तो किधर चलेंगी भैया, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलेंगी। और हमने क्या कहा था कि पवनों का प्रभाव भी, पवनों के प्रभाव के कारण भी जलधाराएं अपनी दिशा को परिवर्तित करती हैं। इसके साथ ही साथ एक बंदे का नाम और आप पढ़ेंगे, कोरियालिस बल, ठीक। मैं यहीं पर कहीं लिखता हूं, कोरियालिस बल, कोरियालिस बल CF = होता है 2V sin थीटा, ठीक। थीटा का मान है यहाँ पर अक्षांश से, तो sin 0 का मान 0। तो कोरियालिस बल क्या बताता है कि जलधाराएं या पवन, पानी या पवन उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज या अपने दाहिने तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज या अपने बाएं मुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, जिसके कारण एक बल पैदा होता है जिसे खोजा था कोरियालिस ने, इसलिए उसका नाम रख दिया गया कोरियालिस बल। और कोरियालिस इसी बल के प्रभाव में उत्तरी गोलार्ध में चीजें अपने दाहिने तरफ या हिंदी में कहें कि घड़ी की सुई की दिशा में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, या यूं कहें एंटी क्लॉकवाइज गति करती हैं या मुड़ जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पर पछुआ पवन प्रवाह के कारण चीजें आगे बढ़ती हैं, चीजें कह रहा हूँ, जलधारा आगे बढ़ती है और यह आगे जाकर यहाँ पर यूरोप में चली जाती है, ठीक। तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह। इतना बड़ा नाम है भैया, उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह, ठीक। अब देखिए ग्रीनलैंड को मिटाता हूँ थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड का अब फायदा दिख रहा होगा, डिजिटल बोर्ड होता फटाक से वर्ड का मैप आता, खींचते चले जाते, ठीक। चलिए, लेकिन डिजिटल बोर्ड हो ना हो हमें पढ़ने से मतलब है यार,
चलिए आगे आते हैं। तो भैया ये देखिए कहाँ से निकली थी, विषुवत रेखा से निकली थी, तो ऊपर चली गई, ठीक। यानी कि ये भी कहाँ से निकल रही है, विषुवत रेखा से। तो ये सब क्या हो गई, गर्म जलधाराएं हैं कि नहीं है भैया, सब गर्म जलधाराएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रशांत महासागर में भी जलधारा चलाएंगे, ऐसा थोड़े ना छोड़ देंगे। तो देखिए प्रशांत महासागर में जो इधर जलधारा चलेगी या इधर जलधारा चलेगी, और चूंकि पृथ्वी गोल है तो प्रशांत महासागर में भी जलधारा इधर आएगी और इधर आएगी कि नहीं आएगी भैया, गोल है। यानी कि रूस का ये पार्ट अमेरिका के इस पार्ट से, अलास्का के क्षेत्र से लगता है, ठीक। रूस को बम मारना होगा अमेरिका पर, तो यहाँ से बम नहीं मारेगा, वो अपने यहीं से बम मारेगा उधर और यहाँ गिरेगा जाके। समझ में आ रहा है, ठीक। तो देखिए ये जलधारा, तो इसका नाम क्या दे देंगे, वही चीज, उत्तरी विषुवतीय, कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर की जलधारा। वैसे इसका नाम नीचे क्या दे देंगे, दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागर की जलधारा, इसका भी नाम दे देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ कर लेंगे। लीजिए ये हिंद महासागर में है, ये भी हिंद महासागर में, तो इसका क्या नाम रखेंगे, उत्तरी विषुवतीय हिंद महासागर की जलधारा। नीचे दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागर की जलधारा। देखिए कितना आसान है चीजें। अब आइए यहाँ पर भैया अफ्रीका के इस तरफ आपको मेडागास्कर भी दिख जाएगा, ठीक। आगे आइए, मेडागास्कर द्वीप है, ठीक। आगे चलते हैं, चलिए। अब ये जो जलधारा होगी, ठीक, ये क्या होगी, क्योंकि अगला देखिए पॉइंट, धारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल वाला भैया, ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल वाला। अगला देखिए, लवणता में अंतरकरण जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हैं, लवणता वाला पॉइंट। विषुवत रेखा क्षेत्र में वर्षा अधिक होने से जल स्तर में वृद्धि होती, परिणामतः जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती, ठीक। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से, अच्छा ये तो बाद में हो गया। तापमान के कारण जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती, ठीक। वहीं दाब के कारण भी जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती, यानी कि जलधारा जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलाना है हमको, तो ये क्या होती हैं, ऐसे मुड़ जाती, ठीक। देखिए ये यही वाली जलधाराएं जो इधर आकर ऊपर मुड़ी है, इसका नाम है, ये दो नाम आपको याद करने पड़ेंगे बस, क्यूरोसियो की जलधारा, ठीक। और यही जलधारा दक्षिण की तरफ मूव करती है, यानी दक्षिण की तरफ आती है, ठीक। और चूंकि देखिए ये कैसे जा रही, क्लॉकवाइज, सुई की, घड़ी की सुई कैसे चलती भैया, इस तरह चलती कि नहीं। और ये देखिए कैसे जा रही, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रही है, ऐसे जा रही, ध्यान दीजिए, सॉरी, ऐसे जा रही, ठीक। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जलधारा जो होती है वो ऐसे चलती है, इस टाइप में, ठीक। अब आइए, तो इसे क्या कहेंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, ध्यान दीजिएगा, मैंने कोई अलग से नाम नहीं लिखे। ब्राजील के बगल में चल रही थी, ब्राजील की जलधारा, यहाँ ब्राजील है, एटलस खोलिए सब लोग, ब्राजील है। फिर यहाँ पर क्या है, कैरेबियन जलधारा है, क्योंकि कैरेबियन सागर है, एटलस में देखिए। यहाँ पर क्या है, मैक्सिको की खाड़ी, तो इसे कहा गया, इसी को खाड़ी की जलधारा। यहाँ क्या था, फ्लोरिडा था अमेरिका का, तो इसी को कहा गया फ्लोरिडा की जलधारा, ठीक। फिर ये आगे बढ़ी तो यहाँ पर पछुआ पवन चलने लगी, और पछुआ पवन के चक्कर में ये जलधारा उधर मुड़ गई और यूरोप में प्रवेश कर गई, तो इसे कहा गया उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह, ठीक इसी प्रकार ये जो क्यूरोसियो की भैया जलधारा आप बनाए हो, ये भी यही पछुआ पवन के कारण मुड़ेगी। भाई पछुआ पवन ये भूमंडलीय पवन है, पछुआ पवन के कारण मुड़ेगी, तो ये पवन इधर आएगी, देखिए ये देखिए, ये पछुआ पवन के कारण मुड़ेगी और ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आपका अमेरिका का अलास्का रीजन है, आप लोग एटलस में देखेंगे तो इसे कह देंगे अलास्का की जलधारा, अलास्का की जलधारा, ठीक। आगे आते हैं, सॉरी ये गलत बन गया है, एक मिनट, तो ये पवन इधर आएगी, सॉरी पवन कह रहे हैं, ये जलधारा ऐसे आएगी और यहाँ के रीजन को गर्म करेगी, ठीक।
अब आगे आते हैं, देखिए हिंद महासागर में चलते हैं। ये तो हो गया दक्षिणी विस्वती। अच्छा, ये यहाँ पे जाकर मुड़ गई, ये वाली ऊपर यहाँ से आगे गई तो यहाँ पर आकर मुड़ गई। ठीक, आगे आते हैं, देखेंगे कि अब हिंद महासागर में जलधाराएं देख लेते हैं। तो ये जैसे भैया इधर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक देश दिखे। भाई एक जलधारा आ रही थी, यहाँ मेडागास्कर द्वीप था, यहाँ मेडागास्कर था, तो ये जलधारा आ रही थी। ये जलधारा हो गई 2 भागों में विभाजित। ठीक, तो आप देखेंगे मैप में अपने एटलस में, तो इधर वाली को मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक के बगल में चल रही है, तो इसे भैया बोल देंगे मोजाम्बिक की जलधारा। और ये मेडागास्कर के पूरब में चल रही है, तो इसे बोल देंगे मेडागास्कर की जलधारा। ठीक, फिर ये दोनों जलधाराएं यहाँ पर देखिएगा, प्राकृतिक वाले मैप में देखेंगे अफ्रीका में यहाँ पर एक क्षेत्र, एक स्थान होगा, उसका नाम है अगुल्हास। ठीक, तो इस प्रकार जैसे ही ये दोनों आपस आगे आकर मिलती हैं और ये आगे बढ़ती हैं, ठीक, क्रमशः किधर जाना है इनको, सीधा नहीं निकल जाएंगी कि इस तरह तीर बना दे इधर निकल आए, नहीं नहीं, ये अपने किधर मुड़ेंगी, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह मुड़ेंगी। तो ये जलधाराएं इस तरफ मुड़ जाती हैं धीरे धीरे। ठीक, और ये चूँकि अगुल्हास के पास मिली हैं, इसलिए इस मुड़ी हुई जलधारा को कहते हैं अगुल्हास की जलधारा। ठीक, और अब आगे चलते हैं। ये हो गए भैया आपके पूरे विश्व की जितनी भी गर्म जलधाराएं थी, सारी की सारी हम लिख दिए। कितना आसान है, केवल जगहों के नाम आपको पता होने चाहिए, आप मारते निकल जाएंगे। ठीक, अच्छा, ये वाली तो रही गई अलास्का की जलधारा, ये गर्म है, सॉरी, ये यहाँ पर आई। ठीक, और उसके बाद यहाँ से टकरा के ऊपर चली गई, इसे कहते हैं अलास्का की जलधारा। चलिए, इसीलिए इस रीजन में ठंडी के मौसम में जब पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका जाम हो जाता है, एक मिनट, पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका के इधर के जो बंदरगाह हैं जाम हो जाते हैं, फिर भी यहाँ से व्यापार होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अलास्का की जलधारा चलती है जो कि गर्म है, जो कि आपके इन बंदरगाहों पर बर्फ नहीं जमने देती। ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह है, देखिए ये जो नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पर जो देश हैं, बर्फ जमी रहनी चाहिए कि नहीं, आदमी मर जाता, क्या रह पाता, नहीं रह पाता। फिर भी यहाँ पर आदमी क्यों रह पा रहा है, क्योंकि यह देखिए कौन सी जलधारा है, यही वाली है उत्तरी विस्वती अटलांटिक महासागर की जलधारा। यही गर्म पानी पहुँचता है यहाँ तक, और जब गर्म पानी पहुँचेगा तो क्या होगा, मौसम सुहावना बना रहेगा, तटीय क्षेत्रों में बर्फ नहीं जमेगी, थोड़ा थोड़ा गर्मी रहेगी, इसलिए यहाँ पर लोग रह पाएंगे। बात समझ में आ रही है। ये आपका यहाँ पर ब्रिटेन वगैरह है, मैं बना नहीं रहा हूँ बहुत ज़्यादा देशों के नाम, ये ब्रिटेन वगैरह है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अब हम ठंडी जलधाराएं भैया करने जा रहे हैं। ये तो थी सब आपकी गर्म जलधाराएं। ठीक, चलिए ठंडी के भी नाम कैसे याद करेंगे, आइए यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीनलैंड, जो कि ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का। ग्रीनलैंड के अगर पश्चिम में देखेंगे तो लिखा होगा लेब्राडोर सागर, यहाँ पर लिखा होगा। ठीक, अब मैं ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो जलधारा बर्फ, भाई ये वाला पॉइंट कहाँ की हम, देखिए ये हो गया, ये हो गया, लवणता में अंतर हो गया, विषुवतरेखीय क्षेत्र में वर्षा हो गया, ध्रुवीय क्षेत्रों में ये 5वां करना है, ये भी हो गया, और 7वां पॉइंट भी लगभग हो गया है। 5वां पॉइंट देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से जलधाराएं ध्रुवों से विषुवतरेखा की तरफ चलती है, ये वाला पॉइंट करना है हमें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इधर एक जलधारा चलनी चाहिए, एक इधर चलनी चाहिए भैया, चलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप, लेब्राडोर सागर है उत्तरी अमेरिका के ऊपर और ग्रीनलैंड के पश्चिम में, तो इसे कहेंगे लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा। ठीक, और ये चूंकि ग्रीनलैंड के पूरब में है तो इसे कहेंगे पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आते हैं, चूंकि अंटार्कटिका में भी सब बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, ऐसी कंडीशन में नीचे से जो पानी आएगा भैया इस तरह आएगा और ये इधर चला जाएगा पानी। ध्यान दीजिएगा, इधर कोई जलधारा पलट के नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि पश्चिम में धरती ऐसे घूम रही ना, तो पानी कहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ, पानी कहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ, पानी कहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ। ठीक, इसलिए जलधारा इधर का इधर चला रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा इसको, ये नहीं कंफ्यूज हो जाए कि यार इधर तो पानी आवे चेहरा गर्म वाला, नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पानी इधर इकट्ठा हो रहा है तो इधर से इधर बहेगा। आगे बढ़ते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ से भी पानी क्या हो रहा है, देखिए ये कैसे जा रही हैं जलधाराएं, थोड़ा ये देखिए, ठीक, देखिए क्लॉकवाइज दिशा देनी है हमें, ठीक। ये भी क्या है, ये देखिए क्लॉकवाइज दिशा, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज दिशा, ठीक। और कहीं क्लॉकवाइज बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज दिशा, ठीक। और कहीं कुछ चलाना है, ठीक है, इतनी पहले चला लेते फिर बताता हूँ मैं। देखेंगे यहाँ पर एक भैया फॉकलैंड नामक द्वीप है, ठीक। और इस फॉकलैंड पर आज भी यूके का अधिकार है, यानी यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। इसलिए यहाँ पर चलने वाली जलधारा का जो नाम है उसे कहते हैं फॉकलैंड की जलधारा। क्या कहते हैं भैया? फॉकलैंड की जलधारा। अब फॉकलैंड की जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा है। यहाँ पर देखेंगे आपको एक देश मिलेगा पेरू, यहाँ पर, ठीक, आपको एक देश मिलेगा पेरू। तो इस वाली जलधारा, ये भी क्या है, ठंडी जलधारा है, तो इस वाली जलधारा का नाम दे देते हैं पेरू की जलधारा, और इसे ही हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। यहाँ नीचे से देखेंगे, नीचे दक्षिण अफ्रीका देश है, फिर उसके ऊपर नामीबिया मिलेगा, नामीबिया के ऊपर अंगोला मिलेगा, और अंगोला में किसमें, पॉलिटिकल मैप में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा स्थल होगा, उसका नाम है बेंगुला। क्या नाम है? बेंगुला। इसलिए इसका नाम दे देते हैं बेंगुला की जलधारा, ठीक, इसका नाम दे देते हैं बेंगुला की जलधारा। और ये चूंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में बह रही है, इसलिए इसे नाम दे देते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ठीक। अब आगे आते हैं। अब 2 जलधाराएं मुझे और चलानी है, बस पूरा हो गया। चलिए देखिए, उधर से भी तो पानी आएगा भैया, यहाँ भी तो ऊपर आर्कटिक सागर है, तो इधर से जो पानी आता है, ठीक, इसका नाम है आपका ओयोसियो की जलधारा। रट्टा मारेंगे, यही 2 नाम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ओयोसियो और क्यूरोसियो, ठीक। ओयोसियो की जलधारा। ओयोसियो कैसे याद कर लेंगे, मतलब ओ बड़ी तेजी से, मतलब ऊंचे नोट पे गाया जाता है, इसलिए वो ऊपर से आ रही होगी जलधारा, ठीक। तो ये भी ठंडी जलधारा। अब आइए भैया, 30 से 40 डिग्री के मध्य, ठीक, 30 से 40 डिग्री के मध्य आपकी जो पवनें चलती हैं उन्हें हम व्यापारिक पवनें या सन्मार्गी पवनें कहते हैं, ठीक। अगर 30 से 40 की बात की जाए, तो अगर मैं यहाँ पर एक रेखा खींच दे रहा हूँ 30 से 40 वाली, लगभग ऐसे जाती है, ठीक। तो 30 से 40 के मध्य, थोड़ा गलत हो गया है, 30 से 40 मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या कहेंगे, उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा को लगभग 40 डिग्री रेखा अलग करती है, इसलिए मैं यहाँ से बनाऊँगा। अभी भी गलत है थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ से बनाऊँगा, हाँ ऐसे जानी चाहिए, ठीक। इस टाइप में एक रेखा जाएगी 30 से 40 डिग्री, ठीक। और हवाएं चलती हैं जिन्हें हम सन्मार्गी पवनें कहते हैं। इन हवाओं की दिशा कुछ इस प्रकार होती है, इस प्रकार हवाएं चलती। यहाँ पर क्या है, पछुआ पवनें चल रही हैं इस प्रकार से, ठीक। बात समझिएगा, इस प्रकार से हवाएं चल रही, ये पछुआ पवनें चल रही हैं। तो इन्हीं पछुआ पवन के प्रभाव में ये वाली हवा, इसका नाम तो लिखने भूल गए, इसका नाम क्या रखेंगे, उत्तरी, ये प्रशांत महासागर में है तो क्या कहेंगे, उत्तरी प्रशांत महासागरीय पछुआ पवन प्रवाह, लीजिए पछुआ पवन प्रवाह, ठीक। इसका भी नाम रख लेते हैं। चलिए, ये क्या हुआ, ये ब्राज़ील वाली इधर निकल जाएगी, ठीक, मुड़ के गर्म वाली, तो इसका क्या नाम रखेंगे, वही दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह। सेम कंडीशन इसको ऐसे कर लेंगे, ये वाली जो आपकी जलधारा है ये आगे जाएगी, तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय पछुआ पवन प्रवाह। लेकिन ये वाली पवनें पूछी नहीं जाती हैं आपके एग्जाम में, इसलिए क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा नाम कहाँ देगा, इसलिए इन्हें याद नहीं रखना। आगे बढ़ते हैं, बड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है, क्या करें। तो 30 से 40 डिग्री
के बाद ऊपर की तरफ 30 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 30 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो हवाएं चलती उन्हें पछुआ पवनें कहते हैं, तथा 0 से 30 डिग्री के मध्य लगभग जो हवाएं चलती उन्हें व्यापारिक पवनें या सन्मार्गी पवनें, ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। तो देखेंगे हम इसे जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर व्यापारिक भूमंडलीय पवनें चलवाऊंगा, ठीक, ग्लोबल विंड्स चलवाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। अभी आप इतना समझिए कि हवा चलती है, एक पूरब से चलती है, एक पश्चिम में जाती है, ठीक। तो जो ये पूरब से हवा चलती भैया, तो यहाँ का पानी हटाती, पूरब में लेकर आती, ठीक। यहाँ का पानी क्या होगा, हटेगा। तो यहाँ का पानी हटेगा। पहली स्लाइड याद कीजिए, जब पानी हटता था ऊपर से तो क्या होता था, नीचे का ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता था, परिणामतः यहाँ पर क्या होगा, ठंडा पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ठंडा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पर, और चूंकि ये इलाका क्या है, गर्म है, ठीक, तो यहाँ पर जो ठंडा पानी इकट्ठा होता है और हवा के प्रभाव में इस यहाँ पर एक जलधारा चलती इस टाइप में। और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ वेस्टर्न सहारा नामक देश है अफ्रीका के पास, और इसी के पास देखेंगे तो कनारी नाम के द्वीप हैं जिस पर स्पेन का अधिकार है, तो इसलिए इसका नाम रख देते हैं कनारी की जलधारा। सेम वैसी कंडीशन यहाँ पर होती, तो यहाँ पर भी एक जलधारा चलती है जिसे कहते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ठीक। देखिए इतना सब कुछ बना रहा हूँ साथ साथ में, तो आप लोग या तो ब्लैंक एटलस लेकर बैठिए या फिर बड़ा सा पेज में बनाइएगा, ठीक। आप लोग ब्लैंक एटलस लेकर बैठे तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब मार्केट जाएंगे तो आपको ब्लैंक एटलस मिल जाएगा वर्ड का, उसमें बनाएंगे ज़्यादा अच्छा है, ठीक। तो ये थी आपकी जलधाराएं, कनारी की जलधारा और कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, ठीक। अब आपकी विश्व की सारी जलधाराएं कंप्लीट होती हैं अगर आप इस तरह करें, तो कभी भी एग्जाम में नहीं भूलेंगे। चलिए एक बार फिर से करते हैं, शुरू करते हैं, सारी की सारी वर्ल्ड की जलधाराएं करेंगे। देखिए एक जलधारा पकड़ते हैं, अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक महासागर की जलधारा, यही आगे बढ़ी तो इसे कहा गया कैरिबियन जलधारा, यही आगे गई मैक्सिको की खाड़ी में, इसे कहा गया खाड़ी की जलधारा, वही आगे गई तो अमेरिका के फ्लोरिडा प्रायद्वीप के पास इसका नाम रखा गया फ्लोरिडा की जलधारा, और फिर यह 30 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पछुआ पवनों के प्रभाव में अपने दाहिने तरफ तथा कोरियालिस बल के प्रभाव में अपने दाहिने तरफ या यूं कहें क्लॉकवाइज मुड़ती हुई आगे बढ़ती है और यूरोप में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह। ये आपकी गर्म हो गई। अगला आइए दक्षिणी विषुवतीय अटलांटिक जलधारा, अटलांटिक महासागर की जलधारा, वही आगे बढ़ती है तो ब्राज़ील के तट के समानांतर प्रवाहित होती हुई ब्राज़ील की जलधारा बनती है, तथा सेम ऊपर की कंडीशन के साथ ही दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलने वाली पछुआ पवनों के प्रभाव में यह जलधारा दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह के नाम से आगे बढ़ जाती है, ठीक। आगे आते हैं प्रशांत महासागर की यदि बात करें तो वहाँ पर भी उत्तरी विषुवतीय प्रशांत महासागर की जलधारा तथा दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं होती हैं। ये जब आगे आती हैं तो यहाँ पर फिलीपींस के पास जो ऊपर की तरफ जलधारा मुड़ती है, ठीक, उसे हम क्यूरोसियो की जलधारा कहते हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधारा नीचे की तरफ जाती है उसे हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहते हैं, ठीक। अब देखिए ये आपकी सारी गर्म जलधाराएं मैंने करा दी, और हाँ हिंद महासागर बच गया। हिंद महासागर में ही वैसे ही उत्तरी विषुवतीय हिंद महासागर की जलधारा तथा दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागर की जलधारा होती है, ठीक। या जैसे ही आगे बढ़ती है तो मोजाम्बिक के पास और मेडागास्कर के पास यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य मोजाम्बिक की गर्म जलधारा तथा मेडागास्कर के पूरब में मेडागास्कर की जलधारा बहती है, जो कि आगे चलकर अफ्रीका के एकदम केप ऑफ गुड होप के पास एक केप अगुल्हास है, वहाँ पर फिर से मिलती है, जिसके बाद इसका नाम अगुल्हास की जलधारा पड़ जाता है। और यह आगे बढ़ती हुई फिर से पछुआ पवनों के दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों के प्रभाव में आती है और इसका नाम हो जाता है दक्षिणी क्या नाम हो जाए, हाँ, दक्षिणी हिंद महासागरीय पछुआ पवन प्रवाह, ठीक। आगे आते हैं अब ठंडी जलधाराओं की यदि हम बात करें तो
उत्तर में या उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार है जिस पर, उसके पश्चिम में लेब्राडोर सागर है, वहाँ से बर्फ़ जब पिघलती, वहाँ पर जो बर्फ़ आर्कटिक महासागर में पिघलती है वहाँ से लेब्राडोर की जलधारा, और ग्रीनलैंड के पूरब में पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा के रूप में सामने आती हैं। वहीं यदि अफ्रीका के यहाँ पर अफ्रीका के पूरब में देखें या उत्तरी अफ्रीका के पूरब में देखें तो पश्चिमी सहारा के पश्चात, पश्चिमी सहारा नामक यहाँ पर पश्चिमी सहारा देश है, ठीक। इसी देश के बगल में कनारी नामक कुछ द्वीप पाए जाते हैं जो पर स्पेन का अधिकार है, ठीक। स्पेन यहाँ पर है, यूरोप में स्पेन का अधिकार है, और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर कनारी की जलधारा, ठंडी जलधारा बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि 30 से लगभग 0 डिग्री से 30 के मध्य कौन सी पवनों का प्रभाव है? व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स या सनमार्गी पवने भी जिन्हें कहा जाता है, ठीक। उनके प्रभाव में कनारी की जलधारा तथा कैलिफोर्निया की जलधारा बहती है। प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया की जलधारा, ये इलाका भैया क्या है? ये देखेंगे एटलस में तो आपको ये जो चोंच निकली हुई दिख रही ना, ये कैलिफोर्निया है, ठीक। कैलिफोर्निया के पास कैलिफोर्निया की जलधारा, ठंडी जलधारा, ठीक। आगे आते हैं, वहीं अंटार्कटिका की यदि बात करें तो अंटार्कटिका में भी ढेर सारी बर्फ पिघलती, परिणामतः दक्षिणी ध्रुव में भी जल स्तर में वृद्धि होती है और अंटार्कटिका की तरफ से कुछ पानी विषुवत रेखा की तरफ बहता है, उसे हम विभिन्न जलधाराओं के नाम में जानते हैं। जैसे कि अंटार्कटिका से निकलने वाली एक जलधारा जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में प्रवाहित होती है, उसे हम पेरू की या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं, तथा दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं, अर्जेंटीना के पास एक छोटा सा द्वीप है जिसे फॉकलैंड कहते हैं और यह यूके के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके पास से निकलने वाली जलधारा को हम फॉकलैंड की जलधारा कहते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में भी अंटार्कटिका से ठंडा पानी पिघल कर आता है और वह प्रवाहित होता है, जिसे हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा भी कहते हैं। ये कहानी थी आपकी जलधाराओं की पूरी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि महासागरीय जलधाराएं कैसे पैदा होती हैं और कैसे कैसे उनके नाम रखे जाते हैं। अगर आप ये जानते हैं कि अफ्रीका में कौन सा, जैसे मोजाम्बिक है, यहाँ मेडागास्कर पाया जाता है, यहाँ गुलहास है, यहाँ बेंगुला है, तो आप ऑटोमेटिक नाम रख ले जाएंगे। और एक फैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या फैक्ट है कि देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए जलधाराओं का एक चक्रीय प्रवाह दिखता है। इस टाइप में दिखता है कि नहीं भैया? मतलब यहाँ से लेकर इस टाइप में आपको दिख रहा है प्रवाह, ऐसे ऐसे प्रवाह जाता हुआ दिख रहा है, ठीक। इसलिए यहाँ पर चूंकि जलधाराओं का एक संपूर्ण चक्र संपादित हो जाता है और इस रीजन में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे सारगैसम घास कहते हैं। समुद्री घास है यह, इसलिए यह घास है, ठीक। इसलिए इस रीजन को नाम दिया गया है सारगैसो सागर। अब अगला प्रश्न, सारगैसो सागर कहाँ है? तो सारगैसो सागर आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर या उत्तरी अंध महासागर में पड़ता है। अगला प्रश्न, पीसेस वाले ध्यान दें, यहाँ डी प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न, सारगैसो निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा सारगैसो सागर में भाग लेती है? तो जितना भी नाम लिखा, उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक महासागर की जलधारा, कैरिबियन जलधारा, खाड़ी की जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, उत्तरी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह तथा कनारी की जलधारा, ये इतनी जलधाराएं सारगैसो सागर का निर्माण करती हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। अब देखिए, जहाँ जहाँ भी ठंडी जलधाराएं हैं, मैं यहीं पर बनाता हूँ, फिर अलग से साफ सुथरा मैं बनाऊंगा। जहाँ जहाँ भी भैया ठंडी जलधाराएं, वहाँ मरुस्थल होगा। चलिए कैसे, क्यों मरुस्थल होगा? क्योंकि ठंडी जलधाराओं के प्रभाव में समुद्र के किनारे होने के बावजूद उस इलाके में जलवाष्प, मतलब पानी अगर ठंडा है तो क्या वाष्पीकृत होगा? नहीं होगा ना। जलवाष्प यानी वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, परिणामतः वहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं अत्यंत कम हो जाती है और मरुस्थलों का विकास होता है। मरुस्थल किसे कहते हैं? जिस भी क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। इसलिए जहाँ पर भी ठंडी जलधाराएं आप वहाँ के बंद करके मरुस्थल लगा दीजिए। और यदि आप ध्यान से देखेंगे
तो जितना भी महाद्वीप है उसके पश्चिम में आपको ठंडी जलधाराएं दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ठंडी जलधारा, अफ्रीका के ये देखिए ठंडी पश्चिम में, ये बेंगुला पश्चिम में, साउथ अमेरिका की ये देखिए पेरू या हम्बोल्ट की भी क्या है पश्चिम में, दक्षिण उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया भी क्या है पश्चिम में। ये सारी जलधाराएं हैं आपकी पश्चिम में महाद्वीपों के। आईएएस ने कई एक बार ये प्रश्न मेंस पूछ चुका है और पीसीएस मेंस वाले ध्यान दें, आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कहेंगे, हाँ, मरुस्थल हमेशा महाद्वीपों के पश्चिम में ही क्यों पाए जाते हैं, जिनमें से एक रीजन आप ये सीधा लिख सकते हैं। आपके वनडे एग्जाम में भी पीसीएस में पूछा जा चुका है एग्जाम में, प्री के एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से मरुस्थल के विकास हेतु कौन सी आवश्यक दशाएं जरूरी होती है या मरुस्थल का विकास क्यों होता है। तो उसमें ऑप्शन टिक किया गया था या दिया गया था कि क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिम में ठंडी जलधाराएं होती है। इतनी देर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मिक्सअप हो जा रहा है। चलिए, तो जहाँ जहाँ भी ठंडी जलधाराएं हैं उन पर वहाँ हम क्या बना लेंगे, पूरा का पूरा जहाँ जहाँ भी ठंडी जलधाराएं हैं, एक मिनट, हाँ, जहाँ जहाँ भी ठंडी जलधाराएं हैं वहाँ हम आंखें बंद करके मरुस्थल बना लेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है, ये मरुस्थल हो जाएगा। पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है, ये मरुस्थल हो जाएगा, ये मरुस्थल हो जाएगा। देखिए यहाँ तो दोनों तरफ ठंडी जलधारा है तो सब मरुस्थल। यहाँ बेंगुला की ठंडी जलधारा है, ये मरुस्थल हो जाएगा। यहाँ कनारी ठंडी जलधारा है, ये मरुस्थल हो जाएगा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा है, ये मरुस्थल हो जाएगा। ठीक, आप कहते हैं ऊपर मरुस्थल, तो चलिए यहाँ भी मरुस्थल बना लेते हैं, और क्या, ये मरुस्थल हो जाएगा, ये भी मरुस्थल हो जाएगा। ग्रीनलैंड तो वैसे भी बर्फ से जमा हुआ है, मरुस्थल क्या, वहाँ बारिश होती ही नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से देखेंगे। अब मरुस्थल हो गए। अगर मैं नाम ले लूँ सारे मरुस्थलों का, ठीक, तो क्रमशः यहाँ पर देखेंगे तो आपको मोजावे व सोनेरन तथा यहाँ कैलिफोर्निया का मरुस्थल मिलेगा, उसके बगल में मोजावे का मरुस्थल होगा, फिर सोनेरन का मरुस्थल होगा। एटलस खोल लीजिए, वर्ल्ड मैप खोल लीजिए, आपको दिखता जाएगा। ठीक, यहाँ पर आएंगे, ठीक, तो यहाँ पर चिली में जो है आपको आटाकामा मरुस्थल मिल जाएगा। ठीक, वहीं अर्जेंटीना में नीचे दक्षिण की तरफ पैटागोनियन मरुस्थल मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो आपको दक्षिण अफ्रीका में और बोत्सवाना की सीमा पर कालाहारी मरुस्थल मिल जाएगा। ठीक, और किनारे में नामीबिया के एकदम किनारे में देखेंगे यहाँ पर नामीबी मरुस्थल मिल जाएगा। ठीक, उसके ऊपर आएंगे तो विश्व का सबसे बड़ा अफ्रीका में यहाँ पर सहारा मरुस्थल आपको मिल जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो ऊपर आपको गिब्सन, सैंडी और विक्टोरिया मरुस्थल मिल जाएगा। ठीक, ये सारे के सारे मरुस्थल मैंने आपके विश्व के एक ही बार में करा दिए, देख लीजिए। और आप कहते हैं ज्योग्राफी कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। आपको अगर सिद्धांत पता है तो आप फैक्ट रटने वाली बात है, बस सिद्धांत पता है, फटाफट चीज़ें बता सकते हैं, और नहीं पता है तो राम राम सत्य है। ठीक, तो मैं एक बार मरुस्थल का मैप बना के अच्छे से बता देता हूँ, फिर ये टॉपिक समाप्त करते हैं। चलिए अब हम विश्व के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में यहाँ कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा थी, दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पेरू और हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा थी। ठीक, और इस तरफ दक्षिणी अमेरिका में क्या थी, यहाँ पर आपकी फॉकलैंड की जलधारा थी, ठंडी वाली, ये रह गया था, फॉकलैंड की जलधारा थी। वहीं अफ्रीका में इधर बेंगुला की ठंडी जलधारा थी, ऊपर की तरफ कनारी की ठंडी जलधारा थी, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा थी। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। तो यदि हम देखें तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा से कौन कौन से मरुस्थलों का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर अमेरिका में जो चोंच जैसी संरचना निकली हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैलिफोर्निया का मरुस्थल है, मैं सीएल सीधा लिख देता हूँ। फिर उसी के बगल में यहाँ पर देखेंगे आपको नाम लिखा मिल जाएगा, मोजावे का मरुस्थल। ठीक, और उसी के जस्ट नीचे देखेंगे समानांतर ही लिखा हुआ मिल जाएगा आपको सोनेरन का मरुस्थल। ठीक, अगर दक्षिणी अमेरिका में पेरू हम्बोल्ट से देखें तो यहाँ पर चिली के पास यहाँ पर एक देश है पतला पतला सा, एकदम नीचे लंबा तक नीचे तक गया है। चिली के पास आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा आटाकामा, या अटाकामा भी हो सकता है। ठीक, और यहाँ पर चिली और फॉकलैंड में दोनों, चिली और यहाँ पर अर्जेंटीना देश आता है, तो इन दोनों के यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा पैटागोनिया मरुस्थल।
पैटागोनियन मरुस्थल। ठीक, वहीं अफ्रीका और बोत्सवाना की बात करें, बेंगुला जलधारा कौन कौन से बन रहा है, तो अफ्रीका और बोत्सवाना के मध्य आपको यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल लिखा मिल जाएगा, और नामीबिया में आपको नामीबी मरुस्थल मिल जाएगा, नामीबी। ठीक, वहीं ये तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये, जो कि कनारी के कारण, कनारी की ठंडी जलधारा के कारण बनता है, सहारा मरुस्थल। वहीं अगर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपको ऊपर से क्रमशः सैंडी, फिर बीच वाला गिब्सन, और लास्ट वाला नीचे की तरफ ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट वर्ड तो लिखने नहीं चाहिए इनको, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको देखने को मिल जाएगा। ये थे विश्व के तमाम ऐसे मरुस्थल जो ठंडी जलधाराओं के प्रभाव के कारण बने हुए हैं। हालांकि अन्य मरुस्थल भी हैं, जैसे हमारे देश में ही, यहाँ भारत में ही थार मरुस्थल है, लेकिन वो कोई ठंडी जलधारा के कारण नहीं बना है। उसके अन्य रीजन है कि अरावली पर्वत गलत खड़ा हुआ है। ठीक, चीन में गोबी, चीन और मंगोलिया में गोबी डिजर्ट है, चीन में तकला मकान डिजर्ट है, यहाँ दस्ते लुट और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से मरुस्थल, ढेर सारे मरुस्थल में नाम बताऊंगा। ठीक, आपके अरेबियन पेनिनसुला में, अरब प्रायद्वीप में, तो ये कुछ ऐसे मरुस्थल थे जो ठंडी जलधाराओं के कारण बनते हैं। अन्य कारण भी होते हैं मरुस्थल बनने के। ठीक, तो एक कारण आपका ये भी है, विश्व के सर्वाधिक बड़े मरुस्थल आपको ज़्यादातर इन्हीं ठंडी जलधाराओं के किनारे विस्तृत पाए जाएंगे। ठीक, ये था आपका भैया, आज हम जलधाराएं ख़त्म किए हैं। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, मैं समझ रहा हूँ। ठीक, ये था आपका जलधाराओं से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक, और मैंने ईमानदारी से पढ़ाया है। आशा करता हूँ आप लोग भी ईमानदारी से पढ़े होंगे। आपके यदि कोई सवाल व सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं, और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, जय हिंद।